डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, यूजीसी नेट की थीम वाइज पीवाई क्यूए सीरीज आगे बढ़ चली है। अभी तक आपको पता है, यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, कि हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सारे क्वेश्चन जो पिछले 10 सबसे रिसेंट पेपर पूछे गए हैं, उसको हम लोगों ने डीपली एनालाइज किया। इनफैक्ट यदि उन पेपर्स को ही आप केवल देख लें, तो आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, क्योंकि पूरे सिलेबस को कई बार जो है उन क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, वो भी खासकर अभी तो पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी नेट की थीम वाइज PYQA सीरीज को, जो बहुत पॉपुलर है। उसमें आज की थीम आगे बढ़ रही है WPT पॉल थ्योरी और IPT के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो लेट अस बिगिन आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप CUET PG दे रहे हैं, या यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, दो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। एक जो यूजीसी नेट की है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट अदर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो अपने लास्ट लेग में लगभग पहुंच गई है। लेकिन बाय द नेचर ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे कि सब कुछ रिकॉर्डेड है, इनफैक्ट आपको पूरे मॉक्स जो हैं लाइव मिलते हैं, आपको एकदम बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब ज्वाइन करते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी भी इनवाइट कर रहा हूं कि आप इस कोर्स को भी, यूजीसी नेट वो क्रैश कोर्स की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या चीजें हैं, मोटी मोटी बातें यहाँ दी गई है। और ये बैच जो है CUET PG 2026, वो तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होगी। इसमें भी मोटी मोटी बात यहाँ पे दी गई है। दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो मेल आईडी है अलग अलग है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अपने नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर इन मेल आईडीज पे भेजें। इसके अलावा जो है फाउंडेशन बैच, जो एक यूनिक इंडेवर है, जो पिछले साल से चल रही है, ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। ऑफ कोर्स इसमें सिलेबस जो है वो CUET PG का ही लिया जाता है। एक ही एग्जाम का सिलेबस आप ले सकते हैं, बट इट इज यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनसे आप पूछ सकते हैं। इसके बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। मोर देन 50 यहाँ थीम है, थीम वाइज रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हैं। और इसमें PYQA जिस तरह से सॉल्व की गई है, आपको मजा आ जाएगा यदि आप पैशनेट है पॉल साइंस के लिए। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सेम मेल आईडी पे भेज करके, ये पॉल साइंस हेल्प @gmail, इस पे आप भेज सकते हैं अपना नाम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। ओके, ये है बुक्स जो आप लोगों ने जिसको बहुत पॉपुलर बनाया है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लूज आउट कर रहे हैं। ये सब बुक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन बुक हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट में मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सभी जो हैं किंडल वर्जन में अवेलेबल हैं, जिसमें कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें परेशानी होती है, कोई प्रिंट नहीं करते। गेट आउट ऑफ दैट। अब जमाना प्योरली ऑनलाइन का है, आपको उसमें फ़ायदा है। आपको पता भी नहीं है कि बुक को पब्लिश करने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कोशिश की है, और कितना कॉस्ट स्केलेट होता है, और वो सब बिचौलियों के हाथों में जाता है। उन सब के लिए एक ही साधन है कि हम और आप मिल करके उसको चेन को तोड़ें और ऑनलाइन वर्जन पे चले जाएं। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है यही ऑनलाइन है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही केवल रखा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे उसके फीचर्स को। यूट्यूब में वीडियो देखिए कि किंडल को के फीचर्स को कैसे यूज़ करें। और ये सब के जो बुक के जो क्लिकेबल लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सीधा आप मतलब डालेंगे तो आप उस साइट पे अमेजन के पहुंचेंगे, और वहां से आप नॉमिनल कॉस्ट पे इसको परचेज कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है, इससे जरूर आपको आगे बढ़ना चाहिए, यहीं से आगे बढ़ना चाहिए। इसको बार 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 पढ़ना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि यूजीसी नेट काफ़ी ज़्यादा सिलेबस के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन को सेट करती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पॉलिटिकल रेजीम है, तो आप देखेंगे कि ऑथोरिटेरियन रेजीम या डेमोक्रेटिक रेजीम, टोटलिटेरियन रेजीम, पॉपुलिस्ट रेजीम, इन सब के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ यदि डेमोक्रेटाइजेशन है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो सोसाइटी का हो रहा है, तो उस पर बहुत सारे जो थ्योरी हैं हटिंगटन की है, वेव ऑफ थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, इस तरह की आपको मिलेगी। तो आप ये यदि नहीं देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो आपको सरप्राइज होना पड़ेगा। और कई क्वेश्चन जो थोड़े डीप हो सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको अरबिट लगेंगे। तो यहाँ से आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिए।
आइए डियर स्टूडेंट, जो सबसे लेटेस्ट पेपर है इस 10 पेपर में जून 2025 साइकिल, उसमें देखते हैं कि सीपी से कितने क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन नहीं थे, 5 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन। लेट अस सी दैट। चलिए क्वेश्चन आंसर के दौर की शुरुआत करते हैं। और ये पेपर चूंकि कई मेरे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो मैं इसको बहुत लेंदी नहीं करना चाहता हूं। मैं बहुत कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस पे मेमोरी बेस्ड भी हम बना चुके हैं। तो हम मेरा दो इसमें पर्पस है। एक कि इसकी क्या सही आंसर है, वो चलिए वो तो देखेंगे, वो अलग बात है। उन्होंने आंसर दे दिया है तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये किस लेवल का क्वेश्चन है और कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं, ये जो मेरे फ्यूचर में जो स्टूडेंट मेरे देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। इस पे हमारा फोकस रहेगा। ये भी कि क्या कोई चैलेंज करने लायक है, मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। लेकिन चलिए मैं पहले थैंक्स देता हूं उन सभी को जिन्होंने कि ये पेपर मुझे भेजा है। कई लोगों ने अपने आंसर किए और पेपर भेजे हैं। उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, मैंने अपने यूजीसी नेट गाइड में दिया है। एक मॉन्टवीडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट होती है 1933 में। उसमें डिफाइन किया जाता है कि स्टेट के क्या 4 एसेंशियल फीचर होने चाहिए, मतलब क्या होने चाहिए जिससे आप कहेंगे कि वो स्टेट है। और उसमें एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन, इफेक्टिव गवर्नमेंट और कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। इतना ही होना चाहिए जिससे कि आप कह सकते हैं कि ये एक स्टेट है। गौर कीजिए, नॉट नेशन स्टेट बट स्टेट। ऑफ कोर्स फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, ये तो ऐसे ही इन्होंने दे दिया, और उसको आप आराम से अलग भी कर सकते हैं। तो और यहाँ ये इसलिए सुपर इजी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये लड्डू क्वेश्चन में बोलूंगा कि ई बिल्कुल बेकार है, और ई को हटाते ही आपको आंसर मिल जाता है, और यही इसका सही आंसर भी है। सो इजी लेवल क्वेश्चन में बोलूंगा इजी, जिससे कि हम कट ऑफ निकाल सकें एट द लास्ट ऑफ, इसलिए मैं इजी और इसमें डिवाइड करता हूँ। चलिए, और ये जो है इसको आप सीपी का पार्ट कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 52 नंबर बन के आता है जून 2025 में। और ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं इस टिप्स के साथ कि कैसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये यदि आप देखेंगे, सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन, डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा कि ये कब बनी है। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा भी पता नहीं होगा। आवामी लीग का एग्जैक्ट डेट आपको पता नहीं होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए में एग्जैक्ट डेट पता नहीं होगा। बीजू जनता दल का भी एग्जैक्ट डेट पता नहीं होगा, और आपको नहीं होना है। आप ये मत सोचिए कि ये सब का आपको पता होना है, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में पार्टियों का जो उदय हुआ है उसका थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए। पॉलिटिकल इवेंट जो हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आवामी लीग जो है ये 1971 में, जब मुजीबुर रहमान ने उसको आजाद कराया, उस टाइम के लगभग बना होगा, जिसकी शेख हसीना भी भाग के इंडिया में शरण ली हुई है। उस समय की ये पार्टी होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि बीजू जनता दल जनता पार्टी से टूट के ये सब बनी है। राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी एंड ऑल, तो ये सब 1979 के बाद हुआ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप यहाँ पे देखिए कि डेफिनेटली जो आवामी लीग है पहले बनी है और बीजू जनता दल बाद में। तो क्या आएगा? सी ई आएगा, पहले सी और बाद में ई। पहला इसको ध्यान दीजिए। अब यदि ई सी है तो उसको आप काट दीजिए, जैसे यहाँ ई सी है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे सी है तो ये ठीक है इस बेसिस पे। यहाँ सी है तो ठीक है, यहाँ सी है तो ठीक है, तो एक तो गायब हो गया इस बेसिस पे। दूसरा, आप देखिए कि पहले किसी भी हाल में डेमोक्रेटिक पार्टी बनी होगी, जो यूएसए में बहुत पुरानी पार्टी, सब सब 19th सेंचुरी में बनी हुई पार्टी, 1800 कुछ में। और आवामी लीग तो 1971 सब में। इसका मतलब कि डीसी होना चाहिए, डीसी। अब यहाँ पे देखिए डीसी तो था, लेकिन यहाँ पे सीडी है, तो ये देखिए ये गायब हो गया इस बेसिस पे। यहाँ डीसी है, यहाँ डीसी। अब केवल आपको दो बचा, आपने टू में ले लिया। अब इस दो को जरा देखिए, एक में ई से अंत हो रहा है और एक में ए से। इसका मतलब है सबसे बाद में या तो बनी होगी बीजू जनता दल या बनी होगी सर्वेंट ऑफ द पीपल। यहाँ पे यदि आप देखें तो पहला शुरुआत होता है बी से और ये डी से। इसका मतलब कि पहले या तो आया होगा लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा या आया होगा डेमोक्रेटिक पार्टी। कोई भी कॉमन सेंस से यदि आप सोचेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी पहले आएगी, क्योंकि यूएसए की पॉलिटिक्स जो है कनाडा से बहुत आगे चली है। कनाडा बहुत बाद में उस तरह से कंस्टिट्यूट हुआ है, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत बाद में आया है। तो डेफिनेटली जो है पहले डी और फिर बी आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए बी डी है, बी डी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा पहले बन जाएगी। डी भी हो सकता है इसके चलते 4। एंड डियर स्टूडेंट,
दिस इज द वे टू क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैंने इसको ऐसे क्रैक किया, आप भी इसको ऐसे ही सीखिए। आप यहाँ देखिए एक्चुअल में, यदि आप देखें कि ये कैसे बनी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी 1828, लिबरल पार्टी कनाडा उसके बाद 67, अवामी लीग जो है बन गई थी 1949 में। ठीक है, हमें ये आइडिया नहीं था कि 1971 के टाइम में, बट हाउ इट मैटर्स। बीजू जनता दल आप देख सकते हैं 1997, ऑफ कोर्स 1979 के बाद, और सर्वेंट ऑफ द पीपल जो हम लोग को पता नहीं था, ये बहुत नई पार्टी है। 2018 में हो सकता है कि जेलेंस्की इसी पार्टी के हो, आप देख लीजिए, हो मोस्ट प्रोबेबली। हु रोट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। इसको लिखा है जॉन मैनार्ड कैनिस ने, और इसी से जो है शुरुआत होती है कैनेसियनिज्म की, मतलब जो कैनिस की जो इकोनॉमिक्स है, कैनेसियन इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी क्या थी? वो इकोनॉमी का मेन पर्पस था कि ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो डिमांड बढ़ाने से होती है। डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब लोगों के जेब में पैसा होगा, तो वो अधिक चीजों को खरीदने की इच्छा करेंगे, चाहत करेंगे, वांट करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। पैसा कैसे आएगा? या तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, यहाँ पे इसलिए एम्प्लॉयमेंट है। दूसरे तरह से पैसा आ सकता है कि गवर्नमेंट जो है लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पुल बनाए, मकान बनाए, घर बनाए, तो लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, सीमेंट बिकेगी, छड़ बिकेगी एंड ऑल। तो इस तरह की इकोनॉमिक्स जो है 1970s तक जो है सर चढ़ के बोली। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करती थी इकोनॉमी में। लेकिन बाद में जब न्यू लिबरल या नियो लिबरल इकोनॉमी आई, थैचर एंड रीगन के टाइम में, उस समय में जो थिंकर थे लाइक फेडरिक हया, मिल्टन फ्रीडमैन, तो उन लोगों ने जो है एक पूरा उल्टा थ्योरी दिया, दैट वाज कॉल्ड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि जो मैरिड केनिस की जो इकोनॉमिक्स है वो अब नहीं चलेगी, उल्टा होना है। प्रॉस्पेरिटी कब बढ़ेगी? जबकि आप इंटरेस्ट रेट को कम रखो, फिस्कल डेफिसिट कम रखो, और सप्लाई को अधिक बढ़ाओ, मतलब फैक्ट्री, बिजनेस पर्सन, उनके टैक्स को कम करो। ऐसा करो कि वो बहुत कम पैसे कैपिटल उगाह करके, और सस्ता सब कुछ, लेबर हो, मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, और वो ढेर सारा प्रोड्यूस निकाले बहुत सस्ते रेट पे और मार्केट में भर दें। यदि सस्ता प्रोडक्ट आएगा, तो लोग जो है उसको खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। दैट वाज कॉल्ड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स वर्सेस द केनेसियन जो है, जिसको कि डिमांड साइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं, डिमांड लेड इकोनॉमिक्स। एंड दिस ऑल केम फ्रॉम दिस बुक। Who developed a humanist critique of the Western Enlightenment that uncovered its link to colonialism? चलिए हिंदी में मैं बोल देता हूँ। ये एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है। ये पूछ रहे हैं कि किसने जो है, जो यूरोपियन इनलाइटनमेंट के का जो डरावना या काला चेहरा था, उसको अनकवर किया, ये कहते हुए कि यूरोपियन इनलाइटनमेंट ने कोलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया, और जो थर्ड वर्ल्ड के लोगों को अदरिंग किया, कि ये लोग तो पिछड़े हैं, गवार हैं, और यूरोपियन कल्चर को जो है ऊपर, मतलब कि रखा, और जो ओरिएंटल कल्चर था उसको नीचे रखा। ये सारी बातें एडवर्ड सेड ने अपने बुक ओरिएंटलिज्म 1978 में लिखा। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न जो स्कॉलर है, वो ओरिएंटल ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न लिटरेचर कल्चर को इसलिए नहीं स्टडी करते कि वो समझ सके कि हम क्या है। वो हमें अदरिंग करने के लिए, वो हमें नीचा दिखाने के लिए, वो हमें अपने कल्चर के नीचे रखने के लिए वो हमारी स्टडी करते हैं। दैट वाज काइंड ऑफ कल्चरल, आप कोलोनियलिज्म कह सकते हो, दैट गोज हैंड इन हैंड विद द एक्चुअल कोलोनियलिज्म। और उनका ये कहना है कि ये कोलोनियलिज्म अभी भी चल रही है। और सबसे गलत बात यह है कि हम एक्स कोलोनियल या पोस्ट कोलोनियल स्टेट के जो पीपल हैं, वो इसमें बढ़ावा देते हैं। हम अभी भी यूरोपियन कल्चर को अच्छा मानते हैं, हमारे बच्चे वहां जाना चाहते हैं, हम उनको उस दृष्टि से देखते हैं कि वाह, वो तो बहुत अच्छे हैं। ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड, और ये पैलेस्टाइन के थे, ये भी याद रखिए। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है जून 2025 में नहीं थे। इट इज अनफॉर्चुनेट कि सीपी से थोड़े कम क्वेश्चन है, बट इसको कम ध्यान मत दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए सीपी समझना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं पुराने पेपर दिसंबर 2024 साइकिल। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे वीडियो इसमें पहले से जो स्लाइड रिकॉर्डेड है, मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया है, कोलैट करके नए के साथ में आपको मैं लेटेस्ट 10 पेपर का फील करा रहा हूँ। आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। लेटेस्ट सी कि दिसंबर 2024 में कैसे क्वेश्चन आए थे सीपी से।
आइए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन जो कहता है साउथ अफ्रीका में फर्स्ट जो नॉन रेशियल इलेक्शन होती है। नॉन रेशियल इलेक्शन मतलब यहाँ पे एक रेशियल रेजीम थी काफी सालों तक। कब तक आप देख लीजिएगा, शायद 100 सालों से भी ज्यादा। मतलब रेशियल रेजीम मतलब साउथ अफ्रीका डायमंड और गोल्ड माइंस के चलते जो है इसमें कई यूरोपियन लोग वहां जाके सेटल हुए, तो एक बहुत सीजिएबल माइनॉरिटी बनी और वही लोग शासन करने लगे उसी तरीके से जैसे कि माइनॉरिटी यूरोपियन ने अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में शासन किया। लेकिन एक डिफरेंस यहां था कि यहाँ पे जो साउथ जो अफ्रीकन मूल के लोग थे वो इतने कम नहीं थे, वो बहुत सीजेबल नंबर में थे, उनको ये लोग मार के काट के खत्म नहीं कर पाए। उसके चलते एक माइनॉरिटी रेशियल गवर्नमेंट बनी, थोड़े से मुट्ठी भर गोरे लोग जैसे इंडिया में शासन करते थे उस टाइप का उन्होंने किया, जहां की व्हाइट का रूल था, ब्लैक को बहुत ना तो वोट देने का अधिकार, बहुत लिमिटेड सिटीजनशिप राइट्स एंड ऑल, और बहुत अत्याचार। और फिर नेल्सन मंडेला ने मुद्दा उठाया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो 30 साल तक शायद जेल में रहे और फिर वो बाहर निकले और फिर अपार्थाइड रेजिम खत्म हुआ। उस समय में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत जो है साउथ अफ्रीका के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता था, कई कंट्री नहीं रखते थे। नॉन अलाइंड कंट्री जो होते थे वहां हम लोग उनके साथ खेलते नहीं थे, कहीं किसी टूर्नामेंट में सामने हो जाए तो हम लोग पीछे हट जाते थे लाइक दैट। लेकिन ये सब बदल गई जब नेल्सन मंडेला जेल से छूट के आते हैं और वहां पे एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनती है जो कि एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन मानी गई। एक रेनबो आप कह सकते हैं नेशन बना, कॉन्सोसिएशनलिज्म हुआ, मतलब पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बना जिसमें व्हाइट को भी जो है तवज्जो दी गई, ऐसा नहीं कि उनको कुचला गया। और बेल्जियम टाइप का व्यवस्था हुआ जिसको कंसोसिएशनलिज्म कहते हैं, आप नेट पे पढ़ लीजिएगा। जिस लिवजार्ड ने जो जिसकी की परिकल्पना और जिसको बहुत एक्सप्लेन किया है, तो वो सब चीजों को जानना चाहिए आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही एक फैक्चुअल है कि जो फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर एंड ऑफ अपार्थाइड रेजिम, उसको अपार्थाइड रेजिम कहते थे, जो रेशियल रेजिम था, कब हुआ था। तो ये डेट कई लोगों को याद रहता है 1994 में, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है एकदम फैक्चुअल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है आपको पता है कि 2016 से 2020 तक 4 साल वहां पे प्रेसिडेंट रहते हैं और 2 ही बार रह सकते हैं, 2 टर्म। लेकिन वो टर्म जो है बीच में जो है ब्रेक भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ कि 16 से 20 तक तो ट्रंप थे, लेकिन 20 से 24 में फिर वो हार गए थे जो बाइडन से, और जो बाइडन 4 साल रहे, तो 24 में फिर वो जो वो कमला हैरिस को हरा के वापस आ गए। तो ये बहुत ही विलक्षण, एक ही बार अमेरिका में पहले ऐसा हुआ है। ग्रोवर क्लीवलैंड जो है उन्होंने ऐसा किया था, वो 1885 से 1889 तक थे और फिर एक गैप हुई और फिर 1893 से 1897, तो उसी टाइप का जो है एक चमत्कार, पॉलिटिकल चमत्कार डोनाल्ड ट्रंप ने किया 4 साल के गैप के बाद फिर से आकर के। फिर से हम बता दें आपको कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। अब उस पर भी विवाद होता है क्या कोई संभावना है, लेकिन जो वहां पे नॉर्मल व्यवस्था है उसमें तीसरी बार वो नहीं बन सकते हैं, लेकिन 2 बार बन सकते हैं। और ऐसे में ब्रेक हो सकता है, जैसे 16 से 20, फिर 20 से 24 वो नहीं रहे और फिर वो जो है 24 से 28 तक रहेंगे। तो ग्रोवर क्लीवलैंड इसका आंसर है। फैक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे जो है मैच करना इसलिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि एशियन ड्रामा जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुनार मेर्डल की बुक है वो इतनी फेमस है, उसमें इंडिया को उन्होंने सॉफ्ट स्टेट कहा था, ये कितने ही एग्जाम में आ चुका है। तो यदि आप ए से 1 को मैच करते हैं तो ये क्रैक हो जाता है, इस चलते ये बेहद आसान है। लेकिन बाकी को भी मैच करके और अपने नोट को अपडेट करके आगे बढ़िए। आइए अब कैच ऑल पार्टी के बारे में फिर से एक बार जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने तो कितने ही वीडियो में कैच ऑल पार्टी के बारे में बताया है। इसको क्वाइन करने वाले जर्मन अमेरिकन थिंकर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के या पार्टी पॉलिटिक्स के, ऑटो किर्च, यहाँ पे गलत दिया है, किर्च हैमर थे, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ऑटो किर्क हैमर, जैसे भी उसको इनको पढ़ लीजिए, वो थे। तो ये कैच ऑल पार्टी क्या भला है? कैच ऑल पार्टी इनफैक्ट कांग्रेस और बीजेपी ये सब एक तरह से भी कैच ऑल पार्टी है। कैच ऑल पार्टी वो है जो कि एक ब्रॉड सेगमेंट ऑफ पीपल, हर इंटरेस्ट ग्रुप को, हर तबके को, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, फॉरवर्ड क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, वर्किंग क्लास हो, सबको अट्रैक्ट करने के लिए जो कोशिश करती है, जिसका मेन एम जो है इलेक्शन को जीतना होता है, अधिक से अधिक वोट ला करके, ना कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करना, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप को, पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करना, ऐसा उनका नहीं होता है। जितनी बड़ी पार्टियां हैं अभी दुनिया में, लगभग वो जो है कैच ऑल पार्टी बन गई हैं।
मतलब सबको पकड़ो, हर तरह के वोटर को पकड़ो, कैच ऑल पार्टी। आइडियोलॉजी यहाँ पे डाइल्यूट होती जाती है, एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन के सेगमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वैसा वो पार्टी नहीं दिखती है, वो सभी सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन करती दिखती है। इलेक्शन पे काफी फोकस होता है, तो ब्रॉड इलेक्टोरल अपील होता है, आइडियोलॉजी पे इम्फेसिस कम हो जाता है, लीडरशिप और इमेज पे जो है ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको एक चमत्कारी लीडर चाहिए होता है। अब इंदिरा गांधी को याद कीजिए, और जितना ही ये लीडरशिप की पूजा होती है उसके बेस, उतना ही पार्टी का जो कैडर बेस होता है, जो उसका इसेंस होता है, वो लूज करता जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब लीडरशिप क्राइसिस होती है किसी कैच ऑल पार्टी का, जब लीडर का कोई यदि डेथ हो गया या कोई चेंज हुई, कोई उसमें लीडर जो है वो हट जाता है किसी भी कारण से, तो फिर उसको बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, क्योंकि वो पूरा उसका जो कैडर तो हिला हुआ होता है, कोई आइडियोलॉजी भी नहीं होती है, तो कैच ऑल पार्टी को प्रॉब्लम होती है। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कैंपेन, आपने देखा होगा कि आजकल प्रशांत किशोर जैसे लोग जो हैं वो कैच ऑल पार्टी को हेल्प करते हैं, मतलब कि आपको इलेक्शन कैसे जीतना है, कैसे आपको इलेक्शन रैली करनी है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनानी है, ये लैपटॉप पे प्रोफेशनल बैठ करके कंपनी के जैसा सलाह देते हैं। तो इस तरह का प्रोफेशनलाइजेशन हो जाता है इलेक्शन कैंपेन का, और रिप्रेजेंटेशन से एग्रीगेशन की तरफ बढ़ जाते हैं पार्टी जो है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आप पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट को, पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप को, वो नहीं होकर के आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये फोकस हो जाता है कैच ऑल पार्टी। ऑटो किरकहैमर, यहाँ पे सी राइट मिल यदि दिखते हैं तो इनको आप जो है पावर इलीट के लिए जरूर याद कीजिएगा। पावर इलीट जो कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में उन्होंने एक बुक भी लिखी थी कि कैसे जो है कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल वर्ल्ड, पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री ये जो है पावर इलीट बनते हैं, और मासेस तो एक मूक दर्शक जैसे ही होते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो सी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का है तो सी को हटाते ही आपका ये क्वेश्चन ही क्रैक हुआ था। इसका मतलब केवल ए और बी है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, ना कि नॉमिनल हेड। यहाँ पे जो स्टेट का हेड होता है वो एकदम फंक्शनल हेड होता है, और फ्यूजन इसमें नहीं होती है। ये सब तीनों पार्लियामेंट्री फॉर्म के फीचर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वेरिएबल्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस, तो डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस, उसमें इनपुट होती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आउटपुट आती है, और ये फीडबैक लूप से जुड़े होते हैं। बाकी आप इसमें देखेंगे तो डेवलपमेंट और ग्रोथ इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। डिमांड, सपोर्ट, फीडबैक, डिमांड और सपोर्ट इनपुट के फॉर्म में आते हैं, आउटपुट जो है लॉ, रेगुलेशन, पब्लिक पॉलिसी के फॉर्म में आते हैं, और फीडबैक आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो ए और बी जो है नहीं होंगे डेवलपमेंट। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें मतलब अगेन इनका टाइपो एरर है। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी चीज है, ये कांग्रेस है, और इन्होंने कॉन्फ्रेंस लिख के इसको बिगाड़ दिया है पूरा। तो ये जो है बहुत बड़ी एक इवेंट होती है, बहुत बड़ी, 5 साल पे होती है, आप समझ लिए एक बार। और ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, आपको पता है वहां तो सिंगल पार्टी रूल है, और उसकी ये हाईएस्ट जो है एक कांग्रेस होती है, जिसमें कि सभी उसके डेप्यूटीज, डेलीगेट्स भाग लेते हैं। उसमें प्रेसिडेंट जो है आते हैं, भाषण देते हैं, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तक चेंज हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी उसमें डिसीजन ली जाती है, प्रेसिडेंट को आगे कंटिन्यू करना है, नए लीडर होने हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग जो है सीसीपी में होती है, कई दिन चलती रहती है। तो ये जो कांग्रेस है, इसका पिछला 5 यदि आप देखें तो 20वां जो है 2022 में हुआ है, 19वां 2017 में जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, 18वां। आप इसको उसके बाद तो आप 5-5 साल के अंतराल पे आप खुद ही इसको गेस कर सकते हैं। तो ये 2017 में हुआ है। अगेन मैं कहूंगा कि ये क्रिटिकल एरर, इसके चलते कि ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जानी चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे ये काम करते हैं। आइए सबसे पहले जून 2024 साइकिल को देखते हैं। ये एग्ज़ाम 2 बार हुई, आपको शायद पता हो। पहले जो है 18 जून को थी, वो एक ही दिन बाद कैंसिल हुई, बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन में, क्वेश्चन लीक होने की आशंका, जो बाद में पता लगा कि वो बेकार थी, वो न्यूज़ सही नहीं थी, लेकिन एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ, स्टूडेंट को दिक्कत हुई। और फिर सितंबर में जो है 2 शिफ्ट में, ये तो एक शिफ्ट में हुआ था ऑफलाइन, और फिर 2 शिफ्ट में ऑनलाइन हुआ, तो 3 पेपर हमारे पास आ जाते हैं जून 2024 साइकिल के। चलिए उसमें देखते हैं सीपी के क्वेश्चन कैसे। जैसा मैंने कहा कि कुछ स्लाइड इसमें पहले से प्री रिकॉर्डेड हैं, बाकी जो अभी न्यू स्लाइड हैं वो अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बुक है इसको आप भूल नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट यदि आप हैं, बिकॉज ये बुक वैसे तो एवी डाइसी ने लिखा था, लेकिन ये बुक जो है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एक तरह से फाउंडेशनल बुक इंग्लैंड में मानी जाती है। तो यदि आपको ये कोई कहे कि रूल ऑफ लॉ के प्रोपाउंडर कौन है मॉडर्न टाइम में,
तो वो A.V. डाइसी हैं, और इसी बुक के थ्रू उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया था जो कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेटिक व्यवस्था का, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इक्वलिटी पे बेस्ड जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। इमैनुअल वॉन्स्टीन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये जो पेपर ही पूरा जो था इतना आसान था, इसलिए कट ऑफ इतना हाई गया है। ये कोई भी अंडर ग्रेजुएट में भी जो स्टूडेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं, और इमैनुअल वॉल्स्टीन जो एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे, उनकी जो ये बुक है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, उन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से या नियो मार्क्सिज्म से वर्ल्ड को देखा कि कैसे कोर हैं, सेमी पेरीफेरी हैं, पेरीफेरी है, और इसमें जो है डिवाइडेड है, और कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है पेरीफेरियल नेशन का, जो थर्ड वर्ल्ड नेशन कहे जा सकते हैं। तो ये कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी, ये वी ऑल नो, बी डी सी, तो सी बी सी डी यहाँ पे दिखता है। तो these are the again very easy question. Who among the following said the congressional government is a committee government? Congress is in its committee room, is Congress at work? पहले तो छोड़िए, ये तो आर्बिट क्वेश्चन है, किसने कहा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका मायने क्या होता है। जैसे अपने यहाँ भी कांग्रेस मतलब यहाँ कोई पार्टी नहीं है, अमेरिका में कांग्रेस पार्लियामेंट है, अपने यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कमिटी में काम करती है। सालों भर जो है डिफरेंट कमिटी, कंसल्टेटिव कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, एस्टीमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, सभी कमिटी के जो है बैठक होते रहते हैं, और वहीं पे एक्चुअल काम होता है। तो इवन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी जो पार्लियामेंट है वो एक कमिटी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर भी जो है गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, इनफैक्ट वो सुपर गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव से ज्यादा जो है लेजिस्लेचर जो है गवर्नमेंट माने जाते हैं। सो कांग्रेस इन इट्स कमिटी रूम इज कांग्रेस एट वर्क। तो आप ये भी कह सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट इन इट्स कमिटी रूम इज पार्लियामेंट एट वर्क। तो ये कहने वाले वुड्रो विल्सन थे। आप थोड़ा गेस भी कर सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे, लेकिन ये डिफिकल्ट है क्योंकि किसने कहा, ये ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। जॉन मैनार्ड केनिस जो हैं, इनको आपको जरूर जानना चाहिए। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट थे 30s 40s में, जिनकी विचारधारा के बेसिस पे अमेरिका ने न्यू डील जो रूजवेल्ट थे उन्होंने शुरू किया था, जिसको डिमांड लेड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल कहते हैं, जहां गवर्नमेंट की पूरी जोर इस बात पे होती है कि लोगों के जेब में पैसा हो, वो बाजार में जाएं, खरीदें, और उससे डिमांड जो है बढ़े, और डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी जो है गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। इस तरह के इकोनॉमिक मॉडल में बहुत खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ता है, उसके फिस्कल डेफिसिट थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब लोन लेकर के खर्चा करते हैं या रुपीज या नोट को प्रिंट करके, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है, लेकिन डिमांड के बढ़ने से जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है उससे वो इन्फ्लेशन मॉडरेट होता है। इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को केनेसियनिज्म ही कहते हैं। तो जॉन मैनर्ड केनिस ने जो है क्रिटिसाइज किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को उस समय में, जो एक ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था 1930s में। आपको पता है 1919 में 18 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, उसके 12 साल बाद जो है पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक डिप्रेशन के जद में आती है, और अमेरिका से वो शुरू होती है। तो ऑफ कोर्स उनका कहना था कि ये जो डिमांड पे जो फोकस नहीं है उसके चलते इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मार्केट फोर्सेस ने वेज जो है तनख्वाह भी घटा दी है, रिड्यूस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सब कहेंगे, लेकिन ये कोई कहेगा क्या कि इट लेड टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर। यदि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की उस समय की बुराई कर रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि इट लेड टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस? इसका मतलब है ये कभी सही नहीं हो सकता है। और यदि आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बिकॉज यदि आप ई को एलिमिनेट करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आपको सीधा आंसर मिल जाता है, इसलिए ये पेपर इतना आसान हो गया था। बिना बहुत ज्यादा जाने हुए भी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। Which of the following books are related to political economy? अगेन ये बेहद आसान क्वेश्चन ऑप्शन के चलते हो जाता है। कौन बोलेगा कि पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन जो मॉर्गनथाउ की बुक है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे है? नॉट एट ऑल, कभी हो नहीं सकती है। इसलिए यदि आप ए को निकालते हैं तो आप देखिए ए ए ए,
और सीधा आपका आंसर मिल जाता है। तो इसका मतलब कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ द नेशन, डेविड रिकार्डो की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट एंड जेएस मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक है ही, आपको आंसर ही मिल जाता है। अगेन वेरी इजी बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन टेक्निक। Who among the following viewed nationalism as cultural artifact of a particular kind, defining the nation as imagined community? पहले तो आर्टिफैक्ट समझिए क्या है इंग्लिश का वर्ड। आर्टिफैक्ट वो होता है जो ह्यूमन अपने हाथ से बनाता है, कोई नेचुरल नहीं है। तो कल्चरल आर्टिफैक्ट ये होता है जो कल्चरल प्रोसेस से हम गढ़ते हैं खुद। तो नेशन जो है कोई नेचुरल इंटिटी नहीं है, कोई गॉड गिवन नहीं है, ये ह्यूमन ने अपने कल्चरल प्रोसेस से एक बनाया है, एक इमेजिन किया है। आप यदि डिफरेंट थिंकर को देखें तो बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं इसको इमेजिन कम्युनिटी। यदि आप और थिंकर की लें जैसे एरिक हॉब्स बावन, तो इसको इन्वेंटेड ट्रेडिशन कहते हैं। मतलब हम लोगों ने खुद अपने कल्चरल प्रोसेस से नेशन नाम के इंटिटी को क्रिएट किया है, ये कोई गिवन नहीं है। यहाँ पे और जिनका जिक्र आता है मैंने सबका दे दिया है। अर्नेस्ट गेलनर भी एक बहुत बड़े थिंकर हैं नेशनलिज्म के। उनकी जो बुक है नेशन एंड नेशनलिज्म 1983, ये उसी साल पब्लिश हुई थी जिस साल इमेजिन कम्युनिटी पब्लिश हुई थी 1983 में बेनेडिक्ट एंडरसन की। और जोहानन गॉटफ्रेड हर्डर दिखते हैं जो फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म माने जाते हैं, ये आपको पूछा जाता है। और यहाँ पे मैजनी भी दिखते हैं, जेसप मैजनी, जो इटालियन नेशनलिज्म के हीरो रहे थे गैरिबाल्डी के साथ में, और इनका बहुत असर रहा है इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट पे, क्योंकि गांधी जी और सावरकर दोनों इससे प्रभावित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल मर्केंटलिस्ट स्ट्रैटेजी एम टू बिल्ड स्टेट्स। ये अगेन आपको सुनने में ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इसका ऑप्शन देखिए क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है ई में, मैक्सिमाइज इंपोर्ट एंड मिनिमाइज एक्सपोर्ट। कभी ऐसा होगा कि कोई मर्केंटाइल स्ट्रैटेजी मतलब ट्रेड पे बेस्ड जो स्ट्रैटेजी थी, स्पेन ने अपनाया, पुर्तगाल ने अपनाया, ब्रिटेन, फ्रांस, डच, सभी ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की खोल के उन्होंने जो है मर्केंटाइल मतलब कि गवर्नमेंट सपोर्टेड ट्रेडिंग मर्चेंट कंपनी जो फॉरेन में जाती है, कॉलोनी बनाती है और वहां से सस्ता रॉ मटेरियल लाती है और महंगे माल को बेचती है। तो इसमें जो है एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज होगा और इंपोर्ट मिनिमाइज होगा, जस्ट उल्टा। तो इन्होंने चूंकि उल्टा कर दिया तो आपको ई निकालेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाता है। और इस चलते अगेन ये बहुत आसान है कि ये वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज और एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करता है मर्केंटाइल स्ट्रैटेजी। The book Political Parties, a sociological study of the oligarchical tendency of modern democracy. We all know कि इसी में आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची का थेसिस दिया है रॉबर्ट माइकल ने, जो इलीट थ्योरी के थिंकर माने जाते हैं। Which of the following is true about expansionist nationalism? तो इसमें देखिए तीन है। अब यहाँ पे आपको एग्रेसिव होना, मिलिटरिस्ट होना, एक्सपेंशनिस्ट होना ये दिया। टॉलरेंट और पीस लविंग कभी होगा क्या? मतलब इन्होंने इस लेवल का क्वेश्चन दिया है, आई डोंट नो क्या सोच करके। ये सब डैम इजी हैं दोनों। तो इसका मतलब है कि ये होगा ए, बी और डी, ए, बी, डी। इससे पहले कि और आगे हम लोग नेक्स्ट पेपर को एनालाइज करें जो कि रीटेस्ट होगी 2024 जून की, आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यदि आप जनवरी में जो साइकिल हो रही है, दिसंबर साइकिल जनवरी में हो रही है, 1 जनवरी से शुरू होगा, यदि उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस एग्जाम को ले रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऑलरेडी जो नेट जेआरएफ की दिसंबर बैच चल रही है वो बिल्कुल आपके लिए लाइव है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी यहाँ पे मोटी मोटी स्ट्रक्चर दी गई है। और क्यों आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है 23 टेस्ट जो थीम वाइज है पेपर 2 की डोमेन की, वो थीम वाइज अरेंज्ड है। उसके जो डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो रिकॉर्डेड वहां पे अवेलेबल है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। टेस्ट को आप लाइव प्ले कर सकते हैं। याद रखिए, यस, अभी भी आप ज्वाइन करेंगे तो सारे टेस्ट को आप लाइव जो है प्ले करेंगे, मतलब टेकअप करेंगे, और आप अपनी रैंक को भी जानेंगे कि आप कहाँ फॉल करते हैं जितने स्टूडेंट ने लिया है। इसके अलावा ऑफलाइन भी आप पीडीएफ ग्रुप में शेयर्ड है, वहां आप उसको ऑफलाइन भी टैकल कर सकते हैं। ढेर सारे रिसोर्सेज भी शेयर किए गए हैं, तो आपके एग्जामिनेशन प्रेप को बहुत स्मूथ और आपके चांसेस को बूस्ट कर सकता है यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर जो है paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे मेल पे भेजें, फिर आगे आपको गाइड की जाएगी। यदि आप बुक देख रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
तो सबसे पहला तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि वेट कीजिए, जो लेटेस्ट एडिशन यूजीसी नेट गाइड की है वो अपने लास्ट स्टेज में है, कुछ केवल प्रूफ रीडिंग और कुछ उसके लास्ट एडिटिंग चल रहे हैं, तो वो 1 वीक के आसपास में वो आएगी, आप उसको उसके लिए इंतजार करें। और यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं और गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये गाइड है जो कि न्यू वर्जन आ चुकी है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस और बेस्ट 1000 एमसीक्यू। तो यूजीसी नेट के लिए और सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इन सब की लिंक यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे नॉमिनल कॉस्ट पे इसको ले सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। जून 2024 की जो रीटेस्ट हुई थी सितंबर में ये हुई और उसमें 2 शिफ्ट में हुआ ये, फिर वो बैक चले गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। उसके फर्स्ट पेपर में सीपी से, फर्स्ट शिफ्ट कह लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट में सीपी से कौन से क्वेश्चन थे वो मैंने चुन के निकाला है, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, सभी जो स्टूडेंट यूजीसी नेट लेवल की तैयारी करते हैं उनको ये बिल्कुल याद रहता है कि रॉबर्ट माइकल जो बेसिकली थे तो इटालियन, लेकिन जर्मनी में इनका कार्यक्षेत्र रहा था। इन्होंने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के क्रियाकलाप को देखते हुए एक रिसर्च किया था, उसके बेसिस पे इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया था, जो ये कहता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट तो होती है डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी और थीम से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू ए ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब जहां कुछ ही लोग जो वेल कनेक्टेड हैं, पावरफुल हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने लगते हैं, इवन इन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। आयरन लॉ का मतलब होता है कि आप उससे बच नहीं सकते। सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सेव इट सेल्फ फ्रॉम द ओलिगार्ची, अल्टीमेटली ओलिगार्ची हो जाए। कई लोग तो ये कहते हैं कि इवन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो भी ओलिगार्ची होती है, कुछ लोग शासन करते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। इवन एरिस्टोटल ये कहते हुए पाए जाते हैं। तो रॉबर्ट माइकल हैं। अब यहाँ पे चूंकि बहुत और अच्छे थिंकर दिख रहे हैं, जेम्स बर्नहम दिखते हैं जो मैनेजरियल रिवॉल्यूशन नाम की बुक लिखते हैं 1941 में। मतलब वो, उनका कहना है कि जो मैनेजरियलिज्म है या मैनेजर जो है वो न्यू ओलिगार्च हो गए, या एक तरह कह लीजिए कि वो न्यू इलीट्स हैं और वही शासन कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। कार्ल मैनहीम दिखते हैं जो एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिन पे कि काफ़ी सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया है, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द प्रीमियम या प्राइमरी थिंकर जिन्होंने कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पे काम किया है। एंड उन्होंने एक बहुत ही बेहद बेहतरीन बुक लिखा है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929 में। यदि आप ये जानने को उत्सुक हो कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या होता है, तो कैसे नॉलेज हमारा शेप्ड होता है, जो हम समझते हैं कि ये नॉलेज है या बिलीफ, आइडियोलॉजी है, वर्ल्ड व्यू है, वो कैसे शेप्ड होता है सोशल फोर्सेस से, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उससे कैसे गाइडेड होता है। यदि इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो एक दलित जो आज से 150 साल पहले इंडिया में रह रहा था, उसका जो नॉलेज जो शेप्ड होता है, वो कास्ट स्ट्रक्चर उस पर कितना हावी होता है, आप इस चीज को सोच के देखिएगा। उसकी वर्ल्ड व्यू, बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम जो है वो कास्ट स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर जो हायरार्किकल था, सोशल स्टेटस, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन पे बेस्ड था, उससे कितना ज्यादा गाइडेड होता है। Which of the following statement is not correct about constitutionalism? Constitutionalism का मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, कोई आर्बिट्रेरी रूल नहीं है, गवर्नमेंट या स्टेट लिमिटेड होगी, जो लिबरलिज्म का कोर थॉट है। तो इसमें टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कभी नहीं हो सकता है, ये देख करके इन्होंने इस क्वेश्चन को बेहद बेहद आसान बना दिया है। सो इट कैनॉट बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगा, रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हो सकता है, यूके को याद कीजिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। What do political parties, pressure group, public opinion, popular movements have in common? अब आप देखेंगे तो ये सब में कॉमन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर है, दोनों ही हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मल है, बाकी इनफॉर्मल है, इसलिए ये दोनों ऐसा नहीं है कॉमन है, तो ये तो खत्म हो गया। हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन गवर्नेंस, तो ठीक है। एग्जिस्टिंग ओनली इन डेमोक्रेसी, ये सबसे अच्छा है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में भी होती है, नॉर्थ कोरिया में भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाइना में भी पॉलिटिकल पार्टी है, और इवन
हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, तो पॉलिटिकल पार्टी ओनली इन डेमोक्रेसीज होते हैं ये कहना तो, लेकिन फिर भी जनरली यदि आप देखें इन सब में कॉमन जो है तो यही एक निकल के आता है कि एग्जिस्टिंग ओनली इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट, ये सब चीजें पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट कहाँ हो सकती है नॉन डेमोक्रेसीज में। Who has propounded the concept of power elite? Again ये बेहद आसान क्वेश्चन है. We all know सी राइट मिल, और सी राइट मिल ने क्या कहा था कि जो पावर इलीट हैं वो 3 एंटिटी हैं यूएस पॉलिटी में. वन इज कॉरपोरेट वर्ल्ड, वहाँ की बिजनेस है कॉरपोरेट, दूसरे पॉलिटिकल क्लास, एंड थर्ड इज मिलिट्री. ये तीनों जो हैं यही ब्लॉक जो है बेसिकली पावर कंट्रोल करते हैं, पावर इलीट थ्योरी. रैमंड एरन दिखते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत ही फेमस थिंकर हैं, जिन्होंने की एक बहुत बड़ी बुक लिखी है पीस एंड वॉर, ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1966 में. कार्ल मैनहिम अभी हम लोगों ने देखा. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. आइडेंटिफाई द राइट आंसर. तो चलिए, चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, देयरफॉर इट हैज अ सिंगल पार्टी सिस्टम. सही है. इंडिया enjoys मल्टी पार्टी सिस्टम. ट्रू. ब्रिटेन हैज 2 पार्टी सिस्टम. वैसे देखिए वहां पे थर्ड पार्टी भी है जो लिबरल पार्टी है, लेकिन फिर भी वहां पे 2 पार्टी ही कह सकते हैं कि डोमिनेंट 2 पार्टी सिस्टम है. लेकिन जापान जो है वो 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां एक पार्टी काफी डोमिनेट करती है, जो लगभग हमेशा रूलिंग पार्टी रही है. द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी अभी भी उसकी मेजोरिटी कम हो गई है, लेकिन फिर भी रूल कर रही है, जैसे बीजेपी यहाँ रूल कर रही है. साउथ अफ्रीका है जो सिंगल पार्टी, नो, ये भी मल्टी पार्टी सिस्टम है. तो इसलिए ए बी सी ही इसमें सही है, 2 सही होगा. आसान है क्योंकि ये दोनों को आप अलग कर सकते हैं. Which is our group of people who come together to contest election and hold power in the government? केवल पॉलिटिकल पार्टी ही वो एंटिटी है इन सब में जो इलेक्शन लड़ती है, और कोई इलेक्शन नहीं लड़ता. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, चुटीला सा छोटा क्वेश्चन. पॉलिटिकल पार्टी, सो बी ओनली. ये पेपर इसलिए इतना आसान था, यदि आपको लगे कि क्यों इतना ज्यादा हाई कट ऑफ गया है, तो आप इस पेपर को देख के समझ सकते हैं. Who has given the concept of managerial revolution? अभी हम लोगों ने देखा कि जेम्स बर्नहेम ने जो है बुक लिखा था 1941 में इस पे, तो वही वही घूम के सब आ रहे हैं. मतलब थिंकर ने नेम तक चेंज नहीं किया. बर्नहेम, सी राइट्स मिल, रॉबर्ट माइकल, कार्ल मैनहेम, उन्हीं से घूम के क्वेश्चन पूछ रहे हैं. यहाँ पे जो मैच करना है वो भी इतना ही आसान है. लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, जो ब्रिटेन की 2 पार्टी सिस्टम से उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ दिया है, तो ए का 3, तो यही से आप 50-50 खेल लेते हैं. रिपब्लिकन पार्टी भी ऑल नो, यूएस का भी इलेक्शन हुआ है, बी का 4 दोनों में है. इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आवामी लीग, उनकी एक फिजिटिव हमारे यहाँ लीडर है आवामी लीग की शेख हसीना, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि बांग्लादेश की ये पार्टी है. तो डी का 1, और इससे ये जो है क्रैक हो जाता है. वेरी इजी. तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अल्जीरिया जो एक मुस्लिम कंट्री है, उसकी जो पार्टी है वो इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट होगी. ये भी आप यहां से जान भी सकते हैं. Who has given the concept of political decay? In fact, Samuel Huntington ने ये बुक लिखा था, Political Development and Political Decay, 1965 में. तो इससे आप, और ये कहने का मतलब क्या है कि ये साइक्लिक है. पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, डिके होगी, डेवलपमेंट. इट इज़ नॉट दैट कि लीनियर इस टाइप की नहीं है. और उन्होंने इसके कंडीशंस भी बताए थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब होती है. बेसिकली जब मास मोबिलाइजेशन से ज़्यादा जो है इफिशिएंट हो जाती है इंस्टीट्यूशंस पब्लिक के डिमांड को और एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है. और यदि उसका उल्टा हो कि मासेज जो हैं वो जिस तेजी से मोबिलाइज हो रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी कैपेबिलिटी या इफिशिएंसी उतनी नहीं है कि उसको पूरा कर सके, तो पॉलिटिकल डीके होती है. सैमुअल हंटिंगटन एक और बुक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी. मतलब एक जो सोसाइटी ट्रांजिशन में है उसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे एक थीसिस है. इसके अलावा सैमुअल हंटिंगटन जो है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन और थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन नाम के बुक के लिए भी जाने जाते हैं, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. तो सैमुअल हंटिंगटन एक ऐसे थिंकर है जिनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए. यहाँ लुसियन पाई दिखते हैं जो कल्चर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट से एसोसिएट करते हैं. इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को 3 सिंड्रोम से निर्देशित किया था कि इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए,
एंड डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन का, और कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का। यहाँ सिडनी बर्बा दिखते हैं जो आलमंड के साथ मिलकर के पॉलिटिकल कल्चर पे काम करते हैं, सिविक कल्चर नाम की बुक पे, और आलमंड एंड पावल दिखते हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे काम करते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ आता है, इट्स ए फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही होगा, तो ए जरूर होना चाहिए, ये सब में है। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, बिल्कुल सही है, बी भी सब में है। वन वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। आप कहीं पे प्रेसिडेंट हो सकता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर है द स्टेट होगा। वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कोई जरूरी नहीं है, इंग्लैंड में स्विट्जरलैंड में कई सालों तक नहीं था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी। वन वेयर देयर इज ऑलवेज लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी कोई जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा तो आप दोगे ही नहीं एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये तीनों ही जो है गलत है, तो केवल ए और बी इसमें सही है, वेरी इजी। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्विफ्ट 2 जो रीटेस्ट हुई थी सितंबर में जून 2024 साइकिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आप बी स्टेटमेंट पे आइए, बिहेवियरल अप्रोच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच। ये तो कोई भी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि बिहेवियरल अप्रोच जो है मॉडर्न अप्रोच है, तो बी को एलिमिनेट कीजिए तो बी 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 और आंसर मिल गया। इस तरह के कितने ही इसमें क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन टेक्निक पे बेस्ड है, बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि सब आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे। मैच करना है, यहाँ पे देखिए क्या मजेदार है, बाकी सब नहीं भी दिया, आप जानते हैं वॉल्टर बगहॉट का जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जीन ब्लॉन्डल का इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये बहुत फेमस बुक है। आलमंड की वेरी फेमस बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच। लेकिन इवन इवन डेविड आफ्टर का जो सभी बच्चे रटते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो ए के 4 से भी आपका क्रैक हो जाता है, डी के 1 से भी जो है ये क्रैक हो जाता है, किसी भी तरीके से क्रैक हो जाता है। यहां देखिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, आप डी पे आइए, जॉन लॉक्स आइडिया ऑफ जनरल विल। नो, जॉन लॉक का कोई आइडिया जनरल विल पे नहीं था, ये रूसो का था, इसका मतलब डी जो है बिल्कुल गलत है, तो डी डी डी, और ये हो गया क्रैक। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए एलिमिनेट कीजिए ई को, थॉमस जेफरसन वॉज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ। अब यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे नहीं, इसको आप हटाइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यस, सही है ई, क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक समय में अभी समझिए कि एक तरह से ऐसा हो जाता है, आपके आंख को लगता है कि यूएसए देख रहे हैं। थॉमस जेफरसन वाज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ यूके डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, नहीं यूएसए डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, तो यूके देके इन्होंने अब काम आसान कर दिया, ई को एलिमिनेट कर दीजिए, ई और आपको आंसर मिल गया। Consider the following statement regarding judicial system and choose the correct answer. Supreme Court of Canada has 3 judges. अब यहाँ पे जो है आप सी पे आइए। In United States the judges are nominated by the House of Lords. House of Lords यूएसए में कहाँ से आ गया? ये तो इंग्लैंड में है, वहाँ देखिए इंग्लैंड को यूएस की जगह पर दे दिया, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड दे दिया, तो सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, सी सी सी, और आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे देखिए केवल मॉरिस जॉन्स की जो बुक है पार्लियामेंट इन इंडिया, जो कि बहुत फेमस बुक है, इन्होंने 3 बुक इंडिया पे लिखे हैं, पार्लियामेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिक्स मेनली इंडियन। मॉरिस जॉन्स जो कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म करार देते हैं इंडियन फेडरलिज्म को, तो इससे आपका क्रैक हो जाता है बी का 1, और ये रहा बी का 1। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिना मैच के मत आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैब्रियल आलमंड क्लासिफाइड द प्रेशर ग्रुप इनटू डिफरेंट कैटेगरी। ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा है, मतलब बहुत रिपीटेड है, ऑफ रिपीटेड। इसमें वी नो कि एसोसिएशनल ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप हैं, एनोमिक है, नॉन एनोमिक नाम की कोई उन्होंने नहीं दी थी, तो ए बी सी डी। इन सब का एक्सप्लेनेशन भी कई बार मैंने दिया, इसलिए यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, वैसे मतलब ये तो है रोट लर्निंग का, लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूँ मजेदार है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी हार गई, जिसको कि ब्लू कलर से दर्शाते हैं, और रेड कलर से जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को दर्शाते हैं। ट्रंप की जो पार्टी थी वो रिपब्लिकन पार्टी थी, वो जीती है, तो ट्रंप जीते हैं, और जो कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी वो हार गए हैं।
क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो यूएस की है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1828 में हुई थी। ये तो आपको रटने वाली बात है, लेकिन यहाँ क्यों ना ये जान ले कि रिपब्लिकन पार्टी एक इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1854 में हुई थी। वैसे ये देखने में तो लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी पहले इस्टेब्लिश हुई भी, लेकिन इसको कहते हैं जीओपी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। क्यों, थोड़ा नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा कि इसको क्यों कहते हैं जीओपी, जबकि ये 1828। उसका कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टी की वहां पे जो जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी है, वो अमेरिका के बनने के टाइम से है। इसका सिंबल भी एक जगह कहीं पूछा था किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने ये आपको बताना जरूरी समझा है। बहुत ही क्यूरियस है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल गधा है और रिपब्लिकन पार्टी का हाथी। आप देख सकते हैं इसमें 4 स्टार हैं, इसमें 3 स्टार है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलीट थ्योरी। अभी हम लोगों ने जितने देखा, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन हो, चाहे ओलिगार्ची, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची हो, चाहे पावर इलीट हो, ये सब जो है इलीट थ्योरी के ही पार्ट आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है। रॉबर्ट डहल एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्किकल डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉलीआर्की या पॉलीआर्ची जो है उसका मीनिंग ये होती है कि प्लूरल गवर्नमेंट है, जो इंडिविजुअल हैं वो 2 तरीके से गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। वन तो एज ए इंडिविजुअल, सीधा स्टेट से जुड़ते हैं, जो किसी भी डेमोक्रेसी में जुड़ते हैं, और दूसरा अपने ग्रुप या अपने एसोसिएशन के थ्रू, चाहे वो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप या कोई और ग्रुप के थ्रू जो है वो डेमोक्रेसी में एसोसिएट होते हैं। तो ग्रुप डेमोक्रेसी यदि आप कहें तो पॉलीआर्किकल डेमोक्रेसी है। रॉबर्ट डहल उसके लिए बहुत जाने जाते हैं, उन्होंने बुक भी लिखा था पॉलीआर्ची। John Plamenage argued that if the will of the people is a myth, then will of the minority also belong to the same category. चलिए इसको अभी देखते हैं आगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। Gaetano Mosca advocated the idea of elite theory in his classical work The Political Parties. तो यहाँ पे आके आपको इन्होंने जो है हिंट दे दिया, क्योंकि द पॉलिटिकल पार्टी जो है रॉबर्ट माइकल की बुक है, और इलीट थ्योरी की जहां उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया है, इसलिए गैटनो मॉस्का गलत है। सी निकालना है आपको, सी निकल गई, सी निकल गई, सी, इसका मतलब ए बी डी सही है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट सही था। तो फिर से पढ़ लीजिए। जॉन प्लामनाज आर्ग्यूड दैट इफ द विल ऑफ द पीपल इज ए मिथ, मिथ मतलब कि एक छद्म है, मतलब जैसे आप मानते हैं कि ऐसा है वो सही नहीं है, इज ए मिथ, देन विल ऑफ द माइनॉरिटी आल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। तो डी भी सही हो गया। रॉबर्ट माइकल एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, वी ऑल नो। और ई इसका मतलब गलत है। सी राइट मिल एडवोकेटेड द his idea of elite power in his book The Managerial Revolution। अभी हम लोगों ने देखा कि मैनेजरियल रिवॉल्यूशन जेम्स बर्नहम की बुक है, और सी राइट मिल पावर एलीट बुक के लिए जाने जाते हैं। ये तो सुपर इजी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए की है, नेशनल असेंबली पाकिस्तान, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड यूनाइटेड किंगडम, एंड नेसेट जो है इजराइल, सब मैच ही किया हुआ है, तो ये सुपर इजी है। सो डियर स्टूडेंट, जब हम जून 2023 के पेपर को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कितना ये टफ था, खास करके सेकेंड शिफ्ट का, लेकिन ये आपको नॉलेज भी उसी प्रोपोर्शन में काफ़ी ज़्यादा देता है। तो मेरी सलाह होगी कि जब टफ पेपर हो तो उसके पास्ट ईयर पेपर को और ज़्यादा वैल्यू दीजिए, क्योंकि उससे लोअर लेवल के आएंगे, तो उस लेवल पे यदि आप थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब चलिए दिसंबर 2023 के पेपर को देखते हैं, जो कि मॉडरेट डायरेक्शन में है। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको आसान लगना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज, मेजोरिटेरियन इलेक्ट्रल सिस्टम, सॉरी कि ये तो बहुत फेंट जैसा है, देन सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रोरिटी सिस्टम एंड अल्टरनेट वोट है। आप अल्टरनेट वोट से चलिए। अल्टरनेट वोट आपको पता है, जिसको कि रैंक चॉइस वोटिंग में बोलते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग भी कहते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट को आप 1 2 3 इस टाइप का रैंकिंग दे सकते हैं। उसका अलग अलग नेम है, तो अल्टरनेट वोट उसका वन ऑफ द है। तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंशियल वोटिंग केवल एक में आती है, इसका मतलब कि डी का 2 होगा, और डी के 2 से आपका हो जाता है क्रैक। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही आसान है क्योंकि एक से क्रैक हो जाता है। अल्टरनेट वोट क्या है मैंने बता दिया। यहाँ पे चूंकि अल्टरनेट वोट से मिलता जुलता एडिशनल मेंबर सिस्टम है, इसलिए मैंने लिख दिया एडिशनल मेंबर सिस्टम मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें मान लीजिए आधे सीट जो हैं वो FPTP से भरे जाते हैं, जो हम लोग जानते हैं इंडिया में भी, और आधे जो हैं पार्टी लिस्ट जो PR सिस्टम होती है, ओपन या क्लोज, उससे भरे जाते हैं। जर्मनी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। FPTP जिसमें कि सिंगल प्रोरिटी, सिंगल डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, और
पार्टी लिस्ट जिसमें सिंपली आप पार्टी को चुनते हो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल होती है। जितने परसेंट पार्टी को वोट मिले उतने परसेंट लगभग सीट उनको मिल जाते हैं। बाद में पार्टी जिसको चाहे उन कंस्टिट्यूशन से रिप्रेजेंटेशन दे सकती है अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को। The process in which the dictatorial ruling elite introduces liberalizing reforms that ultimately lead to democratic transition, क्या होगा ये? यदि मान लीजिए रूलिंग एलिट जो है वो सत्ता में है, ये मासेज हैं, और वो खुद जो है वो डेमोक्रेसी लाते हैं, ऐसे आप कई जगह देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ डेमोक्रेसी लाई गई, लैटिन अमेरिका में कई कंट्री में जो है मिलिट्री डिक्टेटर ने डेमोक्रेसी लाया, तो उसको आप क्या कहेंगे? टॉप डाउन अप्रोच है ये, टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। यदि ग्राउंड पे मूवमेंट होता और उससे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता तो बॉटम अप होता। द बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी किसने लिखा? अभी सब बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन है, जोसेफ शुम्पीटर। इसमें वो एक कम्पिटिटिव इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जो क्लासिकल हमारे इमेज में है कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा, ये सब कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। डेमोक्रेसी सिंपली एक कम्पिटिटिव इलेक्टोरल प्रोसेस है, जहां पे कि जो मासेज होते हैं वो एक कम्पिटिटिव इलेक्शन में, जहां कम्पीट इलीट ग्रुप करते हैं। आपको 4 इलीट ग्रुप है, A, B, C, D, चारों को आप पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इनका कहना है सभी पॉलिटिकल पार्टी इलीट ग्रुप है, और ये इंडिया में दिखता भी है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप जरा एफिडेविट के डेटा जो है गूगल पे जाके देखिए कि 543 542 जो मेंबर चुने गए हैं, उनकी जो एवरेज जो उन्होंने संपत्ति अपनी बताई, आप देखोगे कि एवरेज शायद 2 करोड़ हो, शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे फील होता है करोड़ों में है। तो आपको लगेगा कि ये कोई भी इसमें से कोई नॉर्मल आदमी है ही नहीं। अभी हाल में एक फ्लटर हो गई, जबकि हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो लोग सोचने में विवश हो गए कि इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको कि लाखों रुपए तनख्वाह मिलता है, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? फिर ये जब डेटा आती है कि एक चुनाव में, एमपी के चुनाव में, एक कैंडिडेट को करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, तो बहुत अजीब लगता है। इवन इलेक्शन कमीशन कहता है कि 70 to 90 लाख रुपीज आप खर्च कर सकते हो ऑफिशियली, उससे कई गुना ज्यादा खर्च होती है। चंदा जो है हजारों हजार करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव पॉलिटिकल पार्टी लेती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात शुम्पीटर की वो सही नजर आती है कि पॉलिटिकल पार्टी इलीट का ग्रुप है, और फिर मासेज क्या है, वो एक इलीट को चुनो चाहे दूसरे इलीट को चुनो, नाम जो है ABC कोई भी रख दो। तो वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक सिंपल एक पॉलिटिकल मेथड है, जहां कंपिटिटिव इलेक्शन से मासेज जो है अपने इलीट रूलर को चुनती है। इस तरह की जो डेमोक्रेसी की बात वो इस बुक में करते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में, जोसेफ शुम्पीटर। अब ये कह रहे हैं कि जो ताजिकिस्तान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान के साथ में, वो किस टाइप का आप इसमें से कहेंगे उनकी रेजिम को? मोनार्की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं, क्योंकि वहां कोई मिलिट्री का राज नहीं है। डेमोक्रेसी तो पूरी तरह है नहीं, तो केवल एक ही बस्ती है, वो एक तरह का सिविलियन डिक्टेटरशिप है, जहां पे कि जो उनके प्रेसिडेंट है काफी सालों से है, एक ही पार्टी रूल करती है, उन्हीं के भाई भतीजे सब डिफरेंट मतलब पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो पैट्रिमोनियल स्टेट टाइप का, और जहां लोगों की लिबर्टी वर्टी काफी कम है, तो सिविलियन डिक्टेटरशिप आप ताजिकिस्तान को कह सकते हैं। अब आइए पहला अर्बिट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स ऑन पार्टी सिस्टम। मैं तो पढ़ने भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट है कि किसने पार्टी सिस्टम और क्या लाइन कहा, और कौन सही है, और A और C सही है और B और D गलत है। डोंट नो हाउ वन कैन फिगर इट आउट। और कोई जरूरत नहीं, इतने कम अर्बिट क्वेश्चन के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए। फाइंड आउट द डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको अरेंज करना, और इतना डैम इजी है। फर्स्ट वेव से पहले क्या हो सकता है? फर्स्ट वेव होगा तब तो रिवर्स वेव होगा, तब तो सेकेंड वेव होगा, और एक ही ऑप्शन है जो B से शुरू होता है, फर्स्ट वेव से। सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट वन विथ रिगार्ड टू फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो है जहां पे कि स्टेट अपने ही लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अपनी बॉर्डर की रक्षा नहीं कर पा रही है, मतलब स्टेट की जो मैंडेट है वो खत्म हो गई है। मतलब कि वो एक तरह से समझिए कि जो उसकी मैंडेटरी जो दायित्व है अपने लोगों को एक पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके लाइफ, एक ऑर्डर्ड लाइफ मुहैया कराना, यदि वही कोई स्टेट नहीं कर पा रही है, जहां पे कि सपोज कि जैसे सियारा लियोन जैसे हैं, या अभी सूडान है,
या अभी हैती का हम लोगों ने देखा, जहां पे कि मान लीजिए पूरे गैंग लूटपाट कर रहे हैं, स्टेट की सिपाही या पुलिस जो है, आर्मी असहाय है, स्टेट का लीडर जो है वो खुद कंट्री से भागा हुआ है, तो वो फेल्ड स्टेट कहलाएगा। तो सियारा लियोन उसमें से एक कहा जा सकता है। ए फेल्ड स्टेट तो ए जरूर होगा, एंड देन फेल्ड स्टेट इज अनेबल टू प्रोवाइड द फंक्शन दैट डिफाइन देम एज स्टेट, तो बी भी होगा। ए बी केवल एक ही में है, तो इसका मतलब कि सी डी गलत होगा ही। ए फेल्ड स्टेट इज एबल टू कोयर्स एंड द इनहेबिटेंट, कहाँ से उसका फोर्स ही नहीं है। फेल्ड स्टेट इज एबल टू सक्सेसफुली कंट्रोल, कहाँ कर पाएगा, तो सी डी होगा नहीं, ए बी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग थिंकर्स आर एसोसिएटेड विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये गलत तरह से इन्होंने आंसर दिया था, क्योंकि इसमें यदि यान शापरियो को आप छोड़ दें, जो कि जिनका थॉट मैंने यहाँ पे दिया है, डेमोक्रेसीज वैल्यू कम्स प्राइमरली फ्रॉम इट्स पोटेंशियल टू लिमिट domination rather than as conventionally assume its operation as a system of participation, representation और preference aggregation। तो ये जोसेफ शुम्पीटर की तरह डेमोक्रेसी को कोई बहुत महान प्रोसेस नहीं मानते हैं। ये बेसिकली कहते हैं कि बस आपको इसका पोटेंशियल यही है कि आपको ये उतना डोमिनेशन से आपको बचाता है। ये डोमिनेंट जो सिस्टम थी पहले, उस टाइप से अलग है ये, लेकिन और इसमें कोई खास बात है। तो इयान सैप्रियो को छोड़ दे तो कैरोल पैटमैन, बेंजामिन बार्बर, जुर्गन हैबरमास, हुर्गन हैबरमास एंड सीबी मैकफर्सन, सभी जो हैं वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट है। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो चारों को अकोमोडेट करे, इसलिए ये इनवैलिड हो गया था। The theory that argues countries are more likely both to become democratic and to stay democratic as they develop economically, ये बातें सैमुअल मार्टिन लिपसेट की बहुत फेमस है कि द मोर ए कंट्री इज वेल ऑफ इकोनॉमिकली द मोर चांस ऑफ इट सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। तो वैसे ये इंडिया जैसे गरीब कंट्री ने इसको गलत साबित कर दिया है। इसको हम क्लासिक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से जोड़ सकते हैं, जहां पे कि माना जाता था कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन विल बी लिंक टू इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। मतलब कोई कंट्री यदि इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गया तो वो डेमोक्रेसी भी वहां अच्छा रहेगा। मतलब गरीब कंट्री डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कह लीजिए। ये जो व्यू है, ये एक इलिटिस्ट व्यू भी है, वेस्टर्न व्यू है, और क्लासिक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से अलाइन करते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट, जो 10 क्वेश्चन हैं वो तो सुपर इजी और फर्दर हैं, क्योंकि ये कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन भी इस बार इतना ही आसान है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इसमें 5 क्वेश्चन है, वो सिविक वर्च्यू के बारे में है। और तो इसमें देखिए, व्हाट इज नॉट ए सोर्स ऑफ सिविक वर्च्यू अमंग द फॉलोइंग। यहाँ खुद ही लिखा गया है कि सिविक वर्च्यू के जो सोर्स हैं, देखिए सिव So, liberal society that can be seen as inculcating civic virtue, including the market, civic association and family. तो फैमिली, सिविक एसोसिएशन, मार्केट, तो आर्मी का जिक्र नहीं है, तो सुपर इजी। यहाँ पे है, विच ऑफ द एस्पेक्ट गिवन बिलो इज नॉट ए डायरेक्शन फेवर्ड बाय थैचर रीगन रिफॉर्म। यहाँ आगे ये कहते हैं थैचर रीगन रिफॉर्म में जो है डीरेगुलेशन हुआ, टैक्स कट हुआ, रिड्यूस वेलफेयर बेनिफिट हुआ, क्योंकि मार्केट को आगे रखा गया, स्टेट को पीछे किया गया, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को खत्म किया गया, डिमांड साइड इकोनॉमी से सप्लाई साइड इकोनॉमी, ये सब कुछ कुछ बातें यहाँ लिखी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन को वीक किया गया। तो आसान है। व्हाट डज द वेलफेयर स्टेट प्रमोट पैसिविटी इन द पुअर। अभी आपने देखा वो राइट विंगिस जो पॉलिसी थी, जो वेलफेयर, जो थैचराइट थी भी, उसी को मैं बोल रहा था कि पीछे जाकर क्या बना सकते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि ये डिपेंडेंट बनाते हैं, क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी, उसी से आया है। What is that the new right does not associate with self-supporting as a civic virtue। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि the new right believe that the being a self-supporting is not only an important civic virtue in itself but also a precondition for being accepted as a full member of a society। तो यहाँ देखिए, फुल मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी, सिटीजनशिप, वही उसी चीज को सिटीजनशिप भी कहते हैं। बीइंग ए कैरियर ओरिएंटेड सेल्फिश पर्सन, जो कि राइट ऑप्शन है। फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ सपोर्ट इटसेल्फ, जो आगे लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट देमसेल्व्स। तो ये सब इसमें इतने डायरेक्टली दिया हुआ है कंप्रीहेंशन में कि आपको खोजने में बहुत आसानी होगी। हाउ डज द मार्केट इनकलकेट सिविक वर्च्यू अकॉर्डिंग टू न्यू राइट थ्योरिस्ट। तो यहाँ पे भी लिखा है, इट इनकरेजेस पीपल टू बी सेल्फ सपोर्टिंग मार्केट, सो इनकरेजिंग टू बी सेल्फ सपोर्टिंग इजी।
आइए अब जून 2023 उसके दो शिफ्ट में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन जो मैंने चुन के निकाले हैं, कल आउट करके निकाले हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जून 2023 वाज अ वेरी टफ पेपर, बोथ द शिफ्ट, और इसमें कट ऑफ भी काफी लो गया था। तो इसके क्वेश्चन आपको काफी 1 नॉच या 2 नॉच एवब दिखेंगे, लेकिन काफी नॉलेज इससे मिल सकता है यदि आप थोड़ी बहुत इस पर टाइम दे, रिसर्च करें आगे के लिए भी। तो लेट अस सी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैचिंग टाइप का है। ये क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए, इसलिए आसान होना चाहिए कि यहाँ जेम्स बर्नहम दिखते हैं और मौजका और मिल, ये सब के जो सी राइट मिल, इनके जो थॉट हैं इलीट थ्योरी में। इलीट थ्योरी आप जानते हैं क्या होता है, जहां पे कि डेमोक्रेसी या रूल को जो है इलीट के द्वारा निर्देशित या डायरेक्टेड या कंट्रोल दिखाया जाता है, जहां पे कि ये माना जाता है कि ये सब कहने की बातें हैं कि डेमोक्रेसी है, पीपल का शासन है। एक्चुअली जो कुछ जो वेल ऑफ पीपल होते हैं, कनेक्टेड पीपल होते हैं, रिच पीपल होते हैं, जिसको आप इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिसको आप इलीट कह सकते हैं, वो इलीट ही शासन करते हैं किसी भी नाम से, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑथोरिटेरियन हो, चाहे वो कोई भी इवन कम्युनिस्ट हो, लेकिन जो रूल करते हैं वो इलीट्स रूल करते हैं। ये जो थॉट है इलीट थ्योरी कहलाती है। एंड बाकी लोग मासेज होते हैं जो कि रूल्ड होते हैं। तो जेम्स बर्नहम जो है ये मैनेजरियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जहां पे कि मैनेजर मतलब जो नियो लिबरलिज्म आया है, जहां की मतलब जो जो मैनेजर ग्रुप है, या कह लीजिए जो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर होते हैं, उसी तरह के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर भी मैनेजर के साथ बिहेव करते हैं, वही लोग रूल कर रहे हैं। तो मैनेजरियल रिवॉल्यूशन जेम्स बर्नहम का है। मतलब सी का 4, यदि आप सी का 4 देखें तो यहीं से आप जो है इसको क्रैक कर लेते हैं। दैट इज सो इजी, इसलिए वन ऑफ द इजीएस्ट ये क्वेश्चन है। उसके बाद तो देखिए ए का 2, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, ये जो है रेमंड एरन का हो जाएगा, बिकॉज ये और इसमें कुछ बन नहीं सकता है। पावर इलिट, वी ऑल नो कि ये सी राइट मिल की जो बुक भी है और उनकी थॉट भी है। बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे हो जाता है, और डी का 3 रूलिंग क्लास जो है वो मौजिका की कंसेप्चुलाइजेशन है। इस बेसिस पे उन्होंने बुक भी लिखा है, ये सब बुक का भी नेम है और उनके थॉट भी हैं। तो ये क्वेश्चन इजी में रखा जाएगा, बिकॉज एक से ही ये मैच हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू जॉन वाल्के। जॉन वाल्के जो है उन्होंने हेंज यूलाव के साथ में जो है बुक लिखा था, द पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन और उसके जो से रिलेटेड जो जुड़े मॉडल हैं, कॉन्सेप्ट है, उस पर उन्होंने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बिना आप जाने हुए कि ये जॉन वाल्के का है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू जॉन वाल्के, आप छोड़ दीजिए कि अकॉर्डिंग टू हुम। कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, उनका काम रिवोल्यूशनरी रोल तो नहीं हो सकता ना, दे आर नॉट रिवोल्यूशनरी। बाकी सब ट्रस्टी, डिप्टी, फैसिलिटेटर, न्यूट्रल, ये सब सब हो सकता है। तो जब यहाँ पे एक ही को आपको हटाना है, तो आप डी को हटाएंगे, और डी को हटाने से आपका ये क्रैक हो जाता है। इसका मतलब है कि ए एंड बी इनका जो रोल है, ट्रस्टी, डेप्यूटी एंड फैसिलिटेटर, न्यूट्रल रोल, तो ये भी आसान इसलिए हो जाता है इलिमिनेशन टेक्निक के चलते, क्योंकि डी को आपको हटाना है। लेकिन इस बुक को जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म हम लोग जानते हैं क्या है, जो कि जिस पे बेस्ड है लिबरलिज्म भी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, जहाँ की स्टेट जो है वो इंडिविजुअल को फ्रीडम दे, उसके जीवन में जो है कंट्रोल ना करे, हस्तक्षेप ना करे, इन्फ्रिंज ना करे, उस टाइप की मिनिमलिस्ट स्टेट ये देखते हैं। तो स्टेट का रोल इसमें क्या होगा कि आप बस कानून व्यवस्था ठीक रखो, जो बॉर्डर को आप कंट्रोल रखो, फॉरेन एग्रेशन नहीं हो पाए, जो बेयर मिनिमम जो बेसिक लाइफ के रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करो, लेकिन हमें मतलब प्रॉपर्टी की रक्षा करो, लेकिन आप हमें ये मत करो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टाइप की बात मत करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन सोसाइटी, मतलब इंटरवेंशनिस्ट स्टेट मत बनो कि अमीर से छीनो गरीबों को दो, लाइक दैट। तो आपको ई को जो है इलिमिनेट करना होगा। इंडिविजुअलिज्म नेवर विल गो विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यदि आप ई को एलिमिनेट करते हैं, ई तो ये भी जो है आपका क्रैक हो जाता है, बाकी पढ़ लीजिएगा। इसलिए ये तीसरा जो है इजी क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये चौथा क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन से बन सकता है, क्योंकि यू नो कि ये जो है टेक्निक एंड क्वांटिफिकेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का नहीं है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म उससे आगे निकल चुका है, जहां वैल्यू फैक्ट इंटीग्रेशन की बात होती है, जहां पे कि पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट होते हैं वो एक चेंज एजेंट के जैसा काम करते हैं। वो पॉलिटिसाइज होना है, मतलब पॉलिटिकल वैल्यू से आप ले सकते हो, एक पॉलिटिकल वैल्यू और दूसरे पॉलिटिकल वैल्यू के बीच में चुन सकते हो, और जहां सब्सटेंस मैटर करता है, रिलीवेंस मैटर करता है, ना कि केवल फैक्ट फैक्ट फैक्ट।
तो सब्सटेंस मैटर करता है एंड ये सोशल चेंज ओरिएंटेड है। तो जो 7 क्रीडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म है ईस्टर्न का, उसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन बन जाता है। डी उसमें कहीं नहीं आता, ये बिहेवियरलिज्म का पार्ट है कि टेक्निक एंड क्वांटिफिकेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डी को आप एलिमिनेट करते हैं तो फिर ये ABC बन जाता है। ये 5वां जो है इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ colonialism given by नैन्सी शूमेकर। नैन्सी शूमेकर ने आर्टिकल इस पे लिखा था जिसमें उन्होंने 12 टाइप के कोलोनलाइजेशन का जिक्र किया था। सेटलर, प्लांटर, एक्सट्रैक्टिव, मतलब जो एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल, मिनरल या वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज को, ट्रेड, मर्केंटाइल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट रूट को कंट्रोल करने के लिए लीगल वे में आप जो है ये कहते हुए कि उस कम्युनिटी को कंट्रोल करना हमारी लीगल बाध्यता है। अमेरिका ने ऐसा किया था रेड इंडियन के ऊपर। रोग, जहाँ पे कि एक प्राइवेट कंपनी जाके, जैसे इंडिया में हुई, प्राइवेट कंपनी आके रूल करने लगती है और फिर अपने गवर्नमेंट को बोलती है कि आप मान लो कि हम रूलर हैं। तो उस टाइप की रोग। मिशनरी, यदि मिशनरी जो संस्था है वो जाके रूल करने लगे कहीं पे, गवर्नमेंट नहीं, जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी। रोमांटिक, इंपेरियल, नॉट इन माई बैकयार्ड, रोमांटिक तो 2 जगह आ गया। तो एनीवे, तो ये जो है इस तरह के उन्होंने 12 टाइप का जो है कॉलोनिज्म का टाइप बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो कल्चरल कॉलोनिज्म इसमें से नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये आपको डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन गौर कीजिए कि सिलेबस मैंने आपको बताया कि बहुत गौर से देखिए, उसमें कोलोनलाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन है, तो आपको ये सब जानना चाहिए। यदि नहीं तो डिफिकल्ट है, लेकिन आगे आपको ये काम आएगा। नैन्सी शूमेकर। यहाँ पे देखिए, सोशल एक्शन स्टेटमेंट 1 है, एंड सोशल रिफॉर्म बोथ हैव नॉर्मेटिव एंड। नॉर्मेटिव एंड मतलब ये होना चाहिए, ऑट टू। तो डेफिनेटली कौन बोलेगा नहीं इसको, सोशल रिफॉर्म में, सोशल एक्शन में ऑट टू तो है, तो नॉर्मेटिव एंड है, तो ये ट्रू है। सोशल रिफॉर्म इज ओनली वन फील्ड ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन बहुत कुछ हो सकता है, सोशल रिफॉर्म उसका एक पार्ट हो सकता है। तो आई थिंक कि ये दोनों इसके साथ जाते हैं। ये भी जो है द स्कोप ऑफ सोशल एक्शन इज मच वाइडर। तो मुझे लगता है दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे ये देखिए कैसे बेध्यानी से क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम है। एक तो अभी हम लोगों ने देखा बर्नहम की मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, तो दूसरी बार एक ही क्वेश्चन में पूछने का कोई मतलब नहीं था। फिर मतलब इलीट थ्योरी मैच करने पूछ दिया है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है 2 जगह दिया है, इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था। लेकिन फिर भी आप इसको मैच कर लीजिए। ए का 2 होगा। थ्योरी ऑफ द मैसेज जो है ये गैसेट की है, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन बर्नहम का है, मास माइंड जो है रॉबर्ट माइकल का है, और रूल ऑफ एंटिसिपेटेड रिएक्शन कार्ल फेडरिक का। तो एटलीस्ट इन सब के बुक या कॉन्सेप्ट को याद भी कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन ही जो है इनवैलिड हो गया इसके चलते। हु गेव द आइडिया ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो एसन आइजनटैट ने एक बुक लिखा था ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1963 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसा लीनियर नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है। उसी तरह की बात सैमुअल हंटिंगटन ने भी कहा था कि आप ऊपर नीचे, मतलब मॉडर्नाइजेशन और फिर जो है पॉलिटिकल डिक्लाइन भी होती है। लेकिन आइजनटैट ने चूंकि इस पर बुक लिखा था ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो इसलिए ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन जब भी आएगा तो एसन आइजनटैट का जिक्र आएगा। संवादनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो ये दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट है। चूंकि आपको सोशल मूवमेंट पढ़नी है इसमें, तो इसलिए ये मैंने इसमें इंक्लूड किया। वैसे ये कई जगह इसको इंक्लूड किया सकता है, इंडियन पॉलिटी में भी जा सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि जून 2023 का जो पेपर 1 था, शिफ्ट 1, वो उतना टफ नहीं था। लेकिन अब जब शिफ्ट 2 की हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे इसके बाद, तो आप देखेंगे कि ये खासा टफ है, और इसलिए नॉर्मलाइज करना पड़ा होगा, क्योंकि दोनों पेपर में जो बैलेंस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी ऑफ टफनेस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोड द बुक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये तो चलिए उतना मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का, क्योंकि ये बुक शायद आप जानते हो कि राल्फ मिलीबैंड ने लिखा है। राल्फ मिलीबैंड जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो पर्सपेक्टिव लेते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट का, जहाँ पे कि कैपिटलिस्ट स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और आगे बढ़ाने का। उसके उलट जो है निकोलस पोलेंजा जो है, ये भी मार्क्सिस्ट हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, लुई अल्थुजर के पद चिन्हों पे, जिन्होंने इनसे एक खासा एक फैसिनेटिंग डिबेट किया था राल्फ मिलीबैंड से, जिसमें ये व्यू लेते हैं, वो जो उनके गुरु लेते हैं, जहां वो कैपिटलिस्ट स्टेट को बहुत और
बड़ा काम करते हुए देखते हैं. It is not only the instrument of class protection or furthering their interest, but it is basically an engine through which the social capitalist structure it produced, reproduced and maintained for centuries. तो अब इस पे इससे अधिक मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. दिस इज द क्रक्स ऑफ द structuralist perspective of capitalist state, where again I am repeating, the state is considered as a massive engine or massive mechanism through which the capitalist social structure, मतलब जो क्लास स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि एक क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है और वो प्रोड्यूस करता है विद कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योरशिप, एंड दूसरा जो क्लास है वो वर्किंग क्लास होता है जो अपनी लेबर को बेचता है कैपिटलिस्ट क्लास को. ये जो सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द आइडिया एंड व्यूज ऑफ द डोमिनेंट क्लास, लाइक मतलब पॉलिटिक्स पे भी उनका कब्जा होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, मीडिया, स्कल्पचर, थॉट, डिस्कोर्स, आइडिया एंड ऑल ओपिनियन, मीडिया, सब पे उस क्लास का कब्जा होता है जो इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करता है. ये जो सोशल स्ट्रक्चर है इसको कैपिटलिस्ट स्टेट जो है कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस और मेंटेन करते हैं. निकोलस पोलंजर, ये दोनों भी मार्क्सिस्ट तो हैं, कार्ल मार्क्स एंड रोजा लग्जमबर्ग, बट इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने ये फैसिनेटिंग डिबेट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग दीज इज द प्रोपोनेंट ऑफ द प्रोसेस मॉडल ऑफ सोशल मूवमेंट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. अब डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं जहां सोशल मूवमेंट को समझने के, उसमें से वन इज प्रोसेस मॉडल, जहां की 3 टाइप ऑफ प्रोसेस को जो है वो एनालाइज किया था कि हाउ दे गिव वे टू social movement. One is that how political opportunities come and grabbed by the social movement, how structure and organizations for the movement is organized and mobilized, and how the processes are connected to larger socio-cultural context, how it is spread and कैसे जो है एक broad coalition बनाया जाता है. इस ये जो प्रोसेस मॉडल है इसको 3 थिंकर इसके लिए जाने जाते हैं, डगलस मैकएडम, सिडनी टैरो एंड चार्ल्स टिली. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है, तो इन तीनों में से तो केवल यहाँ पे मैकएडम्स, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, तो चलिए इसको आप, वैसे टर्नर दिखते हैं ये तो टैरो से मिलते हैं, चार्ल्स टिली भी दिखते हैं तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो डग मैकएडम से. इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि चार्ल्स टिली भी प्रोसेस मॉडल के ही प्रोपोनेंट माने जाते हैं. Arrange the following events in the US constitutional development in ascending order. चूंकि constitutionalism and constitutional development आपके सिलेबस में है और अमेरिका जो है वो constitutionalism का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी उसके एग्जाम्पल है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का पूछा गया है, आसान नहीं है. लेकिन देखिए वहां पे जो पहला इवेंट होता है इसको कैसे आप क्रैक कर सकते हैं कि जो फर्स्ट जो इवेंट होती है वो है इंट्रोड्यूसिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल काउंसिल ऑफ द यूएसए. तो ये जो है 1777 में हो जाती है, इससे पहले कोई नहीं हुआ है और ए से शुरू होता हुआ केवल एक है, यदि आप जानते हैं, वैसे इतना आसान नहीं है. उसके बाद जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन आता है 1781 में, फिर जो है एडिसन, ये गलत लिखा है, एडिसन है, एडिशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आता है 1791, सेम ईयर जहां पे कि राइट्स ऑफ मैन जो थॉमस पेन लिखते हैं, सेम ईयर में वहां पे बिल ऑफ राइट्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कराया जाता है और उसके बाद 14th अमेंडमेंट आती है. तो ये आप चुन सकते हैं बट इट इज नॉट ईजी. एक बार यदि आपने देख लिया तो काफी आपको आगे ये हेल्प कर सकता है कि इस तरीके से अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है. Given below two statements, पढ़ते हैं, there is a significant ideological difference between political parties in a polarized multi-party system. कौन बोलेगा नहीं, मान लीजिए पॉलिटिकल स्पेस है, आइडियोलॉजिकल स्पेस, यदि आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में पार्टी एकदम ऐसे बिखरी हुई हैं तो इसको ही हम पोलराइज मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं. इसमें कोलिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट. वही यहाँ लिखा है, पॉलिटिकल कोलिशन इन पोलराइज मल्टीपल सिस्टम आर वायबल. नो, ये बहुत डिफिकल्ट, तो ये फॉल्स है, नॉट वायबल, और ये ट्रू है. और इस तरह की पार्टी सिस्टम की परिकल्पना जो है वो जियोवेनी सार्टोरी करते हैं. Which of the following statement given by Joan Linge and Alfred Stephen are true? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जोआन लिंज ने जो काम किया है वो डेमोक्रेटाइजेशन पे काफी किया है
उनकी एक बुक है, 2 बुक मैं यहाँ दे रहा हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ डेमोक्रेटिक रेजीम, ये उन्होंने स्टीफन के साथ मिलकर लिखा है, और फिर प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन भी उन्होंने लिखा है। और भी बुक इनका थोड़ा बहुत देख लीजिए, कहीं पे बुक मैच करने भी आ सकता है। तो यदि आप ये नहीं भी जानते हैं कि इन्होंने इससे जुड़ा हुआ है, तो आप कॉमन सेंस से आप जान सकते हैं। देखिए, बोथ सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कौन बोलेगा नहीं जनरल स्टेटमेंट, तो ए जरूर होना चाहिए। अब चूंकि इसमें ए नहीं है, खत्म कर दीजिए। द कम्प्लीमेंटरिटी इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड। अब ऑलवेज, नॉट इवन, नॉट एट ऑल, इस तरह के स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो बी को हटा दीजिए, तो एक ही बच जाता है। इसका मतलब सी है, रूल ऑफ लॉ इज द कंडीशन फॉर कंसोलिडेशन डेमोक्रेसी। कौन बोलेगा नहीं? यदि रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी कैसे कंसोलिडेट करेंगे? क्योंकि ये क्रक्स है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, डेमोक्रेसी का। मॉडर्न डेमोक्रेसी मस्ट हैव इफेक्टिव कैपेसिटी टू कमांड, रेगुलेट, एक्सट्रैक्ट। कौन बोलेगा नहीं? तो ए सी ई। डी को देखिए, मॉडर्न कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी हैव ए प्योर मार्केट इकोनॉमिक्स ओनली। अगेन, ओनली, प्योर मार्केट, ये सब हार्ड स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सभी जो प्रोपोनेंट मिलेंगे, और ये सब जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं, या उसके बारे में आपको आसान नहीं है, लेकिन एक बार यदि आप थोड़ा इन थिंकर के बारे में जान लीजिए। कैथलीन थेलिन जो है हिस्टोरिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की प्रोपोनेंट रही है। इसका हिस्टोरिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल जो अनफोल्ड किए हैं, किस तरीके से वहाँ का कैसे कल्चर एंड जो 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 लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुआ है, उससे किस तरीके से इंस्टीट्यूशन अभी जैसा है वैसा है। ये हिस्टोरिकल न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म का मेन क्रक्स है, जिसमें पाथ डिपेंडेंसीज देखी जाती है, और पास्ट हिस्टोरिकल जो इवेंट है वो कैसे सेव कर रहे हैं प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन को, ये देखा जाता है। फ्रिट स्कार्फ जो हैं वो क्रिटिक ऑफ रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है। खास करके वो इस बात पे चोट करते हैं कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो यूनिवर्सलाइज करता है एक पर्टिकुलर टाइप के इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को, जहां हर एक्टर जो है वो स्वार्थी और अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है एक्शन या थॉट करता दिखता है, तो वो उसके क्रिटिक है। जॉन मेयर एंड ब्रायन रोवन जो हैं ये सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के प्रोपोनेंट हैं, जो कि ये जिनका क्रक्स ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो समाज के जो लार्जर सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट और जो सोसाइटी में जो कल्चर है ओवर आर्किंग, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ही प्रतिरूप होते हैं, वैसे ही वो दिखते हैं, उससे वो अलाइन भी होते हैं और वैसे ही दिखने लगते हैं। कैम्बेल एंड पेडरसन ने जो है डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशनलिज्म पर काफी काम किया है। डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशनलिज्म है कि कैसे इंस्टीट्यूशन गढ़ा जाता है आइडियाज एंड डिस्कोर्स से। डिस्कोर्स मतलब क्या होता है? जो हम बोल चाल, लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन, मीडिया के थ्रू जो हम नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इन पब्लिक स्पेस, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। बोल चाल के थ्रू मतलब लैंग्वेज, स्पीच, डिबेट के थ्रू, और वो और आइडियाज, ऑफ कोर्स आइडिया से ही डिस्कोर्स होती है। तो इस प्रोसेस से, जो डिस्कर्सिव प्रोसेस से जो इंस्टीट्यूशन कैसे गढ़े जाते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे अलाइन होते हैं, तो ये सब को यदि एक बार आप जान जाएंगे, थोड़ा बहुत नेट पे और पढ़ लीजिए, तो आप फिर इसको आराम से मैच कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कैथलीन थेलिन को तो आप हिस्टोरिकल में चले जाएंगे, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज इन स्किल रेजिम इन ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, मतलब कि ये कंपेरेटिव भी है और हिस्टोरिकल भी है, तो बी से आप मैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्कार्प को जो है आप जो है क्रिटिक ऑफ रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म से मैच कर सकते हैं। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है आप मेवर एंड रॉयन से मैच कर सकते हैं, और डिस्कर्सिव को जो है आप कैम्बेल एंड पेडरसन से इस तरह से मैच कर सकते हैं। बट इट्स खासा डिफिकल्ट, लेकिन आपको नॉलेज कितना देता है देख लीजिए। नेक्स्ट है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। इसी नाम की बुक लिखा था मार्कस ओल्सन ने। कलेक्टिव एक्शन की जो डिलेमा होती है, एक्सप्लेनिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड, किसने दिया? तो मार्कस ओल्सन ने इस बुक में ये कहा है कि जब कोई चीज मिल के आप करना चाहते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कलेक्टिव एक्शन के डिलेमा का। दो आपको मैं देता हूँ। एक कि गांव के ठाकुर ने ये कहा कि चलो एक सब मिल के खीर बनाएंगे। एक उन्होंने बड़ा सा बर्तन रखा और कहा कि रात में सभी जो है एक एक लोटा दूध उसमें गांव के लोग डालेंगे, कलेक्टिव एक्शन। और सुबह में उसमें केवल पानी था।
बिकॉज एवरीबडी थॉट कि मैं एक लोटा पानी मिलाऊंगा तो क्या होगा, मतलब फ्री राइडर जिसको बोलते हैं, मैं फ्री राइड कर जाता हूँ, अपना दूध बचा लेता हूँ, क्योंकि सब लोग तो दूध देगा तो एक लोटे पानी से क्या होगा। एवरीबडी थॉट लाइक दैट एंड इन द मॉर्निंग ओनली देयर वाज वाटर। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल जस्ट टू अंडरलाइन की कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम के अंदर। दूसरा जो है गांव का जो एक मैदान है जिसपे बहुत अच्छे घास हैं, और वो कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम के चलते ये होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वहाँ पे गाय भैंस को अपने चरने के लिए ना भेजे। हर कोई फ्री राइड करना चाहता है, वो उसको चढ़ाता है और कुछ ही सालों में वो बंजर हो जाती है जमीन। इस तरह की बात गैरेथ हार्डिन ने भी कहा था जब उन्होंने ग्लोबल जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, द ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स टाइप का, उसी टाइप की बात जो है ये लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन में जो फ्री राइड जो इशू है, फ्री राइडर इशू, मोरल हजार्ड एंड ऑल, इन सब को जो है मार्कस ओल्सन ने जो है उठाया है। हमारे कई जो है जो समस्या अभी वर्ल्ड में है वो कलेक्टिव एक्शन डिजायर करता है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो, चाहे पैंडेमिक से लड़ना हो, चाहे गरीबी से लड़नी हो, एंड लाइक दैट। एंड देखिए उस पर कितनी जो है मारा मारी हो रही है, बिकॉज सब कोई जो है फ्री राइड करना चाहता है, सब दूसरे से कंपेल करना चाहते हैं कि वो करें, लेकिन खुद कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। और उसमें भी रिलेटिव गेन का मुद्दा आ जाता है कि मेरा दुश्मन यदि ज़्यादा गेन कर रहा है तो हम उस कॉपरेटिव वेंचर में नहीं जाएंगे, लाइक दैट। Which of the following are the basic features of Eric Hobsbawm theory of nationalism in Europe? Eric Hobsbawm ने बुक लिखा था नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1780, प्रोग्राम मिथ एंड रियलिटी। तो इसमें उन्होंने जो है थ्री फेजेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कहा है। द एज ऑफ नेपोलियनिक नेशनलिज्म, द हाई एज ऑफ नेशनलिज्म मिड 19th सेंचुरी, जहाँ पे कि एक्चुअल नेशनलिज्म होती है, और बाद में जो है फासिज्म टाइप के एक्सट्रीम नेशनलिज्म, हिटलर एंड मुसोलिनी एंड स्पेन एंड सब आते हैं 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये तो ए तो सही है, देयर आर थ्री फेजेस ऑफ नेशनलिज्म, तो ए तो जरूर होगा, तो ये दोनों खत्म हो गए। ही डिफाइंस नेशनलिज्म फॉर इंस्टेंस एज री इन्वेंटिंग ट्रेडिशन। इनफैक्ट इनका बहुत फेमस है नेशनलिज्म एज री इन्वेंटिंग ट्रेडिशन, मतलब कि ये ट्रेडिशन जो है उसको बनाया जाता है, ऐसा एक मीडिया से, न्यूज़पेपर से, प्रिंट मीडिया से, डिस्कोर्स से ऐसा बनाया जाता है एज इफ कि हम हजारों साल से ये ट्रेडिशन एज ए कॉम फॉलो कर रहे हैं, जबकि कई उसमें से सिंपली इन्वेंटेड होते हैं, वो हिस्टोरिकल नहीं होते। रिक्स बॉन्ड का कहना है। सो बी भी होगा, तो बी इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ए बी डी हो गया, यहीं पे आपका बन गया। ही इग्नोर्ड द इमरजेंस ऑफ इथनो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म इन ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप। तो मानना चाहिए कि उन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया, जिस तरह एंथनी डे स्मिथ ने देखा उस तरह से उन्होंने नहीं देखा है। ये आइडेंटिफाइज पेटी बॉर्जुआजीज एज ए ग्रुप दैट एडवोकेटेड सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म। पेटी बॉर्जुआजीज वो होते हैं जो हैं तो बॉर्जुआजीज मतलब कि कैपिटलिस्ट क्लास के ही हैं, लेकिन बेचारे लोग उतने अमीर नहीं हैं, छोटे छोटे कारखाने और उस टाइप के जो होल्ड करते हैं, जो ऑन्टरप्रेनर, जो स्मॉल टाइम बिजनेसमैन एंड लाइक, उसको पेटी बॉर्जुआजीज आप कह सकते हैं। पेटी बॉर्जुआजीज ही वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कल्पचर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ पेंटर, व्हाट पेटी बॉर्जुआजीज। तो सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म मतलब क्या हुआ, जहां पे कि नेशनलिज्म एक जिंगोइज्म की तरफ चला जाता है, जहां पे कि हमारा नेशन श्रेष्ठ, उस टाइप की पेटी बॉर्जुअस। आप मान सकते हैं कि उन्होंने कहा होगा बिना बहुत ज्यादा रिसर्च किए हुए, क्योंकि एबीडी ही केवल सही है। Which of the following principles are used to study the attitude of people, political culture in comparative politics? ये क्वेश्चन खासा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इन सबको देख लीजिएगा। राइकर्स का स्ट्रेटजिक प्रिंसिपल, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जो है पार्टी, मतलब अभी हम लोग ने आइडियोलॉजिकल मेकअप दिखाया, वहाँ पार्टी टू पार्टी सिस्टम में कैसे बिहेव करती है, इस पर उन्होंने लिखा है। ये जो कन्वर्स एंड रॉबिन्सन प्रिंसिपल मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये इसका आंसर है। कन्वर्स प्रिंसिपल कहता है, दिस प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय कन्वर्स, फिलिप कन्वर्स उनका नाम है, सजेस्ट दैट ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफन लैक सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल नॉलेज एंड होल्ड इनकंसिस्टेंट बिलीफ, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम कहते हैं, उस टाइप की बिलीफ को वो रख सकते हैं, और उससे उनका माइंड जो है चेंज भी हो सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा चलाते हैं आजकल व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया से, और पहले जो है प्रिंट मीडिया और स्पीच के थ्रू। Robinson's principle, the principle developed by W.S. Robinson, argues that voters' political attitude are primarily shaped by the evaluation of the performance and policies of political actor rather than abstract ideology। यहाँ वो आइडियोलॉजी को एक तरह से वो किनारे रखते हैं, डाइल्यूट करते हैं, और कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टर जिस तरह का परफॉर्म करता है,
उससे जो है उनका आइडिया बनता है, ना कि केवल आइडियोलॉजी पे आपको वोट देगा। ये अभी जो है आपको देखने को मिला, जबकि अयोध्या में समझिए आप कैन यू बिलीव कि वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट हार गए। तो ये जो है रॉबिन्सन प्रिंसिपल वहां सीधा लागू होता है कि वहां लोग उस आइडियोलॉजी पे नहीं गए कि मतलब कि राम मंदिर एंड ऑल, वो है, वो सब में काफी रिवर्ड है, इसमें कहने की बात नहीं, लेकिन वो वहां पे गए कि कौन कैंडिडेट जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, या डे टू डे के लाइफ में हमें किस पार्टी ने ज्यादा हार्म किया है या ज्यादा हमें अच्छा करने की आशा है। इस तरीके से जैसे लोग बताते हैं कि वहाँ काफ़ी लोग इससे परेशान थे कि अयोध्या में रोड के चौड़े होने से उनके घर टूटे हैं, वहाँ इतने लोग आते हैं तो उनका काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट हुआ है। इन सब चीज़ों से चलते लोग जो हैं अपने डे टू डे के लाइफ में जब परेशानी देखते हैं तो वो शायद वहाँ लिंक करते हैं, वो इवेलुएट जो है वो निगेटिव वे में करते हैं, आइडियोलॉजी पे लोग नहीं जाते, वन ऑफ द फ्यू। लेकिन कन्वर्स प्रिंसिपल तो उसका उल्टा कहता है। तो कन्वर्स एंड रॉबिन्सन प्रिंसिपल तो बी एंड सी जो है इससे होते हैं, लेकिन इन दोनों पे भी आप थोड़ा नेट पे जा करके देख लीजिए कि ये क्या है, क्योंकि आगे के एग्जाम में ये आ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिम ऑफ वेलफेयर स्टेट कॉरेस्पॉन्ड टू रिचर्ड टिटमस इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट आपको पता है कौन है, जो अपने पीपल के, सिटीजन के जो वेलफेयर नीड्स होते हैं, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, उसको एक सोशल स्टेटस, उनको एक अच्छी जिंदगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना, मतलब कि सोशल सिक्योरिटी, इन सब का जो है इंश्योर करते हैं। फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, इवन फ्री पिलग्रमेज, फ्री मतलब कि घर एंड ऑल काइंड ऑफ वेलफेयर। मान लीजिए फ्री सिलेंडर्स को आप फ्रीबी भी कह सकते हैं, वेलफेयर स्टेट एक फ्रीबी देने वाली स्टेट भी कहला सकती है। इसके तीन मॉडल जो हैं रिचर्ड टिटमस देखते हैं। एक रेसिडुअल मॉडल है जहाँ पे कि स्टेट जो है मिनिमलिस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा इसमें जो मिनिमल हो सकता है वो देती है। जैसे यूएसए में अधिकतर प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ देती है, वेलफेयरिज्म नहीं करती है। दूसरा जो है इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल, जहाँ स्टेट काफ़ी इंटरवेंशनिस्ट होती है और सारा वेलफेयर का मेजर अपने हाथ में लेती है। स्ट्रॉन्ग स्टेट इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में। स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वो इसमें बहुत आगे माने जाते हैं। अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल जो होती है वो इस बेसिस पे आपको दिया जाता है कि आपने कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, कितना आपका अपना मेरिट रहा एंड ऑल, उस टाइप के चीज़ों पे बहुत कम कंट्री इसको जो है अपनाती है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री होना चाहिए। अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मार्च 2023, जो दिसंबर 2022 साइकिल था उसके शिफ्ट 1 के चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। इसको भी जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल डीके क्यों होगा, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन क्यों होगा, सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट तो होती है, ए सी, बस बहुत आसान क्वेश्चन है, आलमंड ने इस पर काफी काम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन फैक्टर्स लीड टू रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। क्या क्या रिवॉल्यूशन होगी, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन। अब यहां देखिए तो ए बी सी डी पांचों है, लेकिन यदि आप देखें बाकी जब पढ़ेंगे तो सीवियर क्लास डिवीजन होगा तो होगा, मतलब अनरेस्ट होगा। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन मास मोबिलाइजेशन यदि इंटेलेक्चुअल कर दे तब भी होगा। सोशल डिसइक्विलिब्रियम यदि हो जाए तब भी होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पीस से तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा। इंक्रीमेंटल चेंज, यदि चेंज बहुत धीरे धीरे हो, जो कार्ल पॉपर बोलते हैं, तब भी नहीं होगा। तो डी ई को निकाल दीजिए तो ए बी सी, वेरी इजी, बट मैंने मीडियम लिखा। इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन तो रीजन एजर्सन टाइप है, एजर्सन रीजन टाइप, और दूसरा स्टेटमेंट। आपको आई होप कि आपको इसका फॉर्मेट पता है। इसमें जो है एक स्टेटमेंट होती है जैसे इनर कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म, और एक उसका रीजन दिया है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बिगेस्ट कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। और आपको ये देखना है कि दोनों अपने आप में पहले सही हैं कि नहीं, और फिर यदि सही है तो क्या इसको ये एक्सप्लेन करता है कि नहीं। यदि ये एक्सप्लेन करता है और दोनों सही है तो ऑप्शन ए होगा। यदि दोनों सही है एक्सप्लेन नहीं करता है तो ऑप्शन बी होगा। और यदि एक पहला गलत है और ये सही है तो ऑप्शन सी होगा। और पहला गलत है और दूसरा सही है तो ऑप्शन डी होगा, लाइक दिस। और इसमें जो स्टेटमेंट टाइप में तो सिंपल है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन ए होगा, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऑप्शन बी होगा, एक गलत एक सही में जो है सी और डी होगा। फर्स्ट सही दूसरा गलत, और फर्स्ट गलत दूसरा सही, लाइक दिस। तो इसलिए मैंने यहां ऑप्शन नहीं लिखा है। अब यहां फिर से चलिए पढ़ते हैं एजर्सन को। इनर कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म।
ये ऐसा डिटर्मिनिस्टिक जो स्टेटमेंट है, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन अभी तक कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया में छा गया है। नियो लिबरल जो ग्लोबलाइजेशन है वो कुछ नहीं है, वो तो कैपिटलिज्म का ही प्रचार है पूरे दुनिया भर में, फ्री मार्केट इकोनॉमी का या नियो लिबरल इकोनॉमी का। इसलिए ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से फॉल्स होना चाहिए, या हम नहीं कह सकते। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बिगेस्ट कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं, बहुत सारा कंट्राडिक्शन, ये भी एक कंट्राडिक्शन है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने कहा था कि ये इनवैलिड क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, क्योंकि ये दोनों ही बहुत सही नहीं लगते, यहाँ बिगेस्ट के चलते और यहाँ विल के चलते। लेकिन फिर भी इसका जो ऑफिशियल आंसर है, ये दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है टाइप की है, जो कि मेरे अनुसार से बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, आपको मैं बता दूं। अब यहां देखिए एजर्सन, पॉलिटिकल कल्चर इज ए सेट ऑफ बिलीफ एंड सेंटिमेंट अबाउट पॉलिटिक्स एज इम्बॉडीड इन द वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द पीपल। ये डेफिनेशन है आलमंड एंड आलमंड ने दिया है, आलमंड एंड कोलेमन ने भी दिया है, आलमंड एंड सिडनी भरबा ने भी दिया है। सो पॉलिटिकल कल्चर इज सेट ऑफ बिलीफ एंड सेंटिमेंट, कैसे आप पॉलिटिक्स को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, कितना जानते हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं, और आपके विचार उसके बारे में क्या है, आपके वैल्यू सेंटिमेंट्स बिलीफ क्या है, ये पॉलिटिकल कल्चर को दर्शाता है, जो कल्चर का एक सबसेट हो जाता है। तो ये ट्रू है। द टाइपोलॉजिकल एंड मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल मतलब कितने फॉर्म या कलर के कह लीजिए मॉर्फ के होते हैं, और टाइप तो मतलब कितने टाइप के कह लीजिए, एंड मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बहुत टाइप के होते हैं, डिनोट दैट देयर कैन बी एज मेनी पॉलिटिकल कल्चर एज डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम। ये उठपटांग ढंग से लिखा गया, लेकिन चलिए ठीक है कि जितने तरह के जो है पॉलिटिकल सिस्टम होंगे, उतने तरह के पॉलिटिकल कल्चर भी हो सकते हैं। एक ही पॉलिटिकल सिस्टम में कई तरह के पॉलिटिकल कल्चर भी हो सकते हैं, और इस दोनों का सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी ऑफिशियल आंसर यही है, और मेरे हिसाब से ठीक भी है। अब यहाँ स्टेटमेंट, अब यहाँ एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है। पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स नॉर्मल नॉर्मल मीन्स ऑफ फाइटिंग पॉलिटिकल बैटल। हमको पता है कि इंडिपेंडेंट ना लड़के बल्कि पॉलिटिकल पार्टी लड़ते हैं, उससे थोड़ा सा ब्रैकेटिंग हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है, और हमारा चॉइस आसान हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि यदि 545 कैंडिडेट खड़े हों, सब अपने अपने विचारधारा के, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स नॉर्मल मीन्स ऑफ फाइटिंग पॉलिटिकल बैटल, तो ठीक है, ये ट्रू है। वन ऑफ द एम ऑफ द पार्टी सिस्टम इज टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल इलीट विथ न्यू इलीट, ये भी ट्रू है, और ये इंडिया में होता दिखाई। देखिए ट्रेडिशनल इलीट कौन थे, जमींदार थे, पढ़े पढ़े लिखे बुर्जुआ क्लास थे, जो बैरिस्टर हैं और प्रोफेशनल्स हैं, उस टाइप के जो जो नए जो 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 आगे आए थे पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों के ज़माने में, सिविल सर्वेंट्स, एक्स सिविल सर्वेंट्स, एंड उस टाइप के शिक्षाविद या बड़े घराने के लोग। लेकिन अब देखिए कि न्यू एलिट कौन हो गए, पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे बीएसपी जैसी है, या कई पार्टी जो कि गांव देहात के लोगों को आगे लाती है, और वो न्यू एलिट बन जाते हैं। एलिट तो वही होते हैं ना जो कि अल्टीमेटली पावर को पाते हैं, तो वो एलिट बन जाते हैं। तो न्यू एलिट और न्यू तबके से गांव देहात, बिना पैसे पूंजी वाले लोग भी जो है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जो है न्यू एलिट बनते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जिट और ओपिनियन पोल की बात है। आप इसके पहले जान लीजिए कि एग्जिट पोल जो है जस्ट आफ्टर पोल जो है वो पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। ओपिनियन पोल जो है इलेक्शन के पहले होता है, और लोगों से पूछा जाता है कुछ ओपिनियन कि सबसे पॉपुलर कौन नेता है आपके विचार में, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के, लाइक दिस, और मोस्ट लाइकली आप किसको वोट देंगे टाइप का भी पूछा जा सकता है। सो एग्जिट पोल इज ए पोस्ट इलेक्शन पोल विच इज कंडक्टेड व्हेन एन इलेक्टर वॉक्स आउट आफ्टर कास्टिंग हिज हर वोट, तो ये एकदम बिल्कुल ट्रू है। Opinion poll is a kind of research survey which is conducted to find out the public opinion after election। कहा कि इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, बस यहाँ बिफोर कर दीजिए तो सब सही है। यही एक सर्वे टाइप का है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए मैच करने के लिए एक तो बहुत आसान है, यदि आपने थोड़ा भी इस पे बुक पढ़ा है मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट पे, तो डेविड एप्टर की ये बुक बहुत फेमस है, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लेकिन उसके बाद आपको परेशानी हुई, क्योंकि ए का आप देखेंगे कि सी का 1, तो सी का 1 यहाँ पे भी है और यहाँ, तो आप 50-50 गेम तो खेल लेते हैं, ये दोनों में से एक, लेकिन दूसरा आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी एक जान लीजिए, जैसे मुझे ये पता है कि ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी जो है एसन आइजनस्टैट ने दिया था, तो अब इस टाइप अब डिफिकल्ट है। तो आप यदि एक भी जानते हैं तो डी का 2 और डी का 2 से ये मैच हो जाता है, बाकी को आप जो है मैच कर लीजिए, लाइक बी का 3 है,
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये CH डॉड ने लिखा है, और डी का सॉरी एंड ए का 4 है पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये जो है जॉन एच कॉट्स्की, जो कि एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे, उनका है। आप इसको मतलब डिफिकल्ट मान सकते हैं, इसलिए मैंने डिफिकल्ट कहा भी क्वेश्चन। ये भी जो है उतना ही डिफिकल्ट मुझे लगा, और इतना ही मतलब अकवर्ड है, और इसमें चैलेंज करने की पूरी संभावना है, लेकिन आप इसको और रिसर्च कर लीजिए। इनका कहना है कि पहले पॉलिटिकल सेपरेटिज्म आई, उससे शुरू होता है सी, फिर आई कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, फिर डी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड चेक। लेकिन मुझे लगता है कोडिफिकेशन लॉ सब तो बहुत पहले हुई है, सबसे पहले कोडिफिकेशन लॉ आना चाहिए था। बट एनीवे, और इसमें रिसर्च की जरूरत है जो मैंने नहीं किया, आप चेक कर। ये क्वेश्चन मुझे तो मतलब मुझे लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए अब, लेकिन मैंने उतना रिसर्च नहीं किया, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मतलब ये कहते हैं कि कौन से सॉवरेंटी पहले आई, कौन से बाद में। मेरे अनुसार से सबसे पहले पॉलिटिकल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि पॉपुलर सॉवरेंटी आई, और उसके बाद लीगल सॉवरेंटी एंड थ्योरी ऑफ प्लूरल सॉवरेंटी सबसे बाद में आएगा। लेकिन इनके अनुसार सबसे पहले लीगल सॉवरेंटी आई, यस सॉरी, इनके अनुसार से यस लीगल सॉवरेंटी आई है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये मैं बिल्कुल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका ऑफिशियल आंसर देख लीजिए। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना रिसर्च किया नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। लीगल सॉवरेंटी कैन नॉट बी फर्स्ट। अब दो क्वेश्चन जो है पैराग्राफ पे हैं, दोनों बहुत इजी हैं। ये पैराग्राफ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें बड़े बड़े अक्षर में दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसको मैंने टिक कर दिया। अब इसका मैं आपको टिप्स बताता हूँ। इसका गोल्डन प्रिंसिपल क्या है कि पहले जल्दी जल्दी इसको पढ़िए, डिटेल में मत पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, लेकिन जिसको बोलते हैं ना मिल्क करना, मतलब एकदम मेन पॉइंट को जरा देख लीजिए, आपको अंदाज हो जाएगा यदि आपने काफी प्रैक्टिस की है कि यही सब से पूछा जाएगा। फिर आप आइए आगे में, और यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, और फिर बैक जाइए। जब क्वेश्चन पढ़ लेना तब जाइए कि ये किस लाइन में लिखा हुआ है, वहां पे गौर से पढ़िए सेकेंड टाइम में। फिर आइए क्वेश्चन पे, और फिर देखिए, फिर बैक जाइए। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, अब इसमें क्या कहें, मतलब मैंने चूंकि पढ़ा नहीं आपके लिए, तो आपको डिफिकल्ट होगा कि इसमें से कौन सा है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑथोरिटेरियन रिजिम। इसमें बहुत आसान से दिया गया है कि उसमें जो है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको नॉमिनल पावर होती है, कोई खास पावर होती नहीं है, वो सरकार के कठपुतली की तरह होते हैं। तो नॉमिनल पावर के साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, कहने को हाथी के दांत की तरह होते हैं। अनकम्पिटिटिव इलेक्शन ऑफ लीडरशिप होता है, मतलब लीडरशिप के लिए कोई ट्रू इलेक्शन नहीं होता है, बस दिखाने के लिए होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ पीपुल फॉर अटेनमेंट ऑफ रेजिम गोल, पीपुल को इस तरह से मोबिलाइज कर दिया जाता है कि सत्ता को बनाए रखने के लिए पीपुल सड़क पे आ जाती है, तभी ऑथोरिटेरियनिज्म चलता है। हिटलर का भी इसी चलते चला, पीपुल का बहुत सपोर्ट मिलता है उनको। तो ये भी सही है। जब तीन सही है, इसमें नॉट है, तो चौथा गलत होगा। यूज ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो इसमें टॉस, मतलब डस्टबिन में फेंक दिया जाता, तो कहाँ डेमोक्रेसी होगा, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो लड्डू टाइप की क्वेश्चन है ये। अब यहाँ है ऑथोरिटेरियनिज्म डिमांड्स अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू ऑथोरिटी, ये तो उसका डेफिनेशन ही है, और ये लिखा भी गया है यहाँ। Authoritarian government often lack free and competitive election of leaders, ये भी लिखा गया है, इसलिए ये दोनों सही हैं, वन होगा। Why authoritarian regime command unreasoned acceptance of their political authority, क्यों ये करते हैं, उसमें कारण दिया गया है, यहाँ ये लाइन लिखा गया है। Authoritarian regime command unreasoned acceptance of their political authority to maintain the social order, वो कहते हैं कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो हमको अनक्वेश्चन सपोर्ट करो जनता, और प्रिवेंट पॉलिटिकल डिसरप्शन, और हमको कोई पॉलिटिकल डिसरप्शन नहीं चाहिए, तभी कंट्री आगे बढ़ेगा। ये जो विरोधी पार्टी या अदर्स या जो भी पॉलिटिकल डिसरप्शन करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, मास मूवमेंट करते हैं, वो सब डिस्टर्बेंस है। इन दो को रीजन बना करके जो ऑथोरिटेरियन रेजिम होता है वो जनता से सहयोग मांगता है कि बिना क्वेश्चन के हमको समर्थन दो। इसमें से जो दूसरा रीजन है प्रिवेंट पॉलिटिकल डिसरप्शन, यहाँ लिखा गया है फॉर प्रिवेंटिंग पॉलिटिकल डिसरप्शन। ये सब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, सब लिखा हुआ है उसमें, आप आराम से कर सकते हैं। Authoritarian regime legitimize their dictatorship through which of the following method, ये भी उसमें लिखा गया है कि फेयर इलेक्शन तो करते नहीं हैं, कंपिटिटिव इलेक्शन करते नहीं हैं, डिसेप्टिव एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है अपनी लेजिटिमेसी को ये बनाए रखते हैं। What remains the status of civil liberty in authoritarian regime, इसको आप चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये लिखा गया है कि
सिविल लिबर्टी जो है वो तो बिल्कुल उसकी मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है लोगों को। सिविल लिबर्टी क्या है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू रिलीजन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी कह सके, ये सब की बहुत कर्टलमेंट हो जाती है। तो ये इसमें कह रहा है कि व्हाट रिमेन्स द स्टेटस ऑफ सिविल लिबर्टी, तो रिमेन एज फ्रीली अवेलेबल एज इन द डेमोक्रेटिक रेजिम, नो ऐसा नहीं है। देयर स्टेटस रिमेन्स अनचेंज, नो उसका चेंज हो जाता है। दे आर रेस्पेक्टेड मोर। तो अब यहाँ पे चलिए मैं चैलेंज को हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नॉट पढ़ा था, मतलब कि अब देखिए दे आर रेस्पेक्टेड मोर, अब ऑल द एबव, तो ऑल द एबव तो होगा नहीं क्योंकि नहीं अवेलेबल है फ्रीली, उसका स्टेटस सेम नहीं रह जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही बच जाता है, दे आर रेस्पेक्टेड मोर। अब ये कहने का मतलब इनका ये है कि चूंकि सिविल लिबर्टी नहीं मिल पाती ऑथोरिटेरियनिज्म, तो पीपल उसको ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं। अब इस तरह से है, तो चलो वेग है ये। एनीवेज, आई रिटर्न की इसको चैलेंज मत कीजिए। अब आइए हम लोग मार्च 2023 के सिफ्ट 2 को देखते हैं। ये लास्ट पेपर होगा जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं सीपी में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गेव द आइडिया ऑफ ए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंप्राइजिंग 3 इकोनॉमिक रिंग्स, कोर, पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी। आपको पता है कि ये जो है वॉलस्टीन का, इमैनुअल वॉलस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात हो रही है, जो डिपेंडेंसी थ्योरी या डिपेंडेंसी थ्योरी का जो पैराडाइम है उसका पार्ट बनता है। और उसमें बेसिकली क्या कहा गया, तो कई बार मैंने कहा कि कोर उन्होंने कैपिटलिस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड को कहा, जो एक तरह से डोमिनेट करते हैं पेरीफेरी कंट्री पे, उसको अपने सैटेलाइट की तरह यूज़ करते हैं, और वहाँ जो डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली वो डायरेक्टेड होता है कोर के फ़ायदे के लिए। और कोर जो है वो टेक्नोलॉजी और कैपिटल के चलते वो रॉ मटेरियल लेता है, चीप लेबर लेता है पेरीफेरी से, उसको तैयार करता है और खूब ज़्यादा कीमत पे फिर उसी पेरीफेरी को बेचता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस जो है वेल्थ का जो ड्रेन है वो पेरीफेरी कंट्री से कोर कंट्री की तरफ होता है। इमैनुअल वॉलेंस्टीन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज गैब्रियल एलिमेंट क्लासिफाई पार्टी सिस्टम। अब ये क्वेश्चन बड़ा क्लासिक है, जिसको कि आप कॉमन सेंस से बिना कुछ जाने हुए, सपोज आपको कुछ पता नहीं कि गैब्रियल एलिमेंट ने क्लासिफाई किया था पार्टी सिस्टम को, आप इसको जरा पढ़िए, यदि आपने पार्टी सिस्टम ठीक से पढ़ी है तो। ऑथोरिटेरियन, अब यहाँ पे आप, और यदि आप ट्रिक जानते हैं, पहले अब यहाँ देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या कहता है कि 5 हैं उसमें से एक ही केवल गलत है, ये कह रहा है ओनली वन गलत है। और आपको ये क्या कह रहा है, यहाँ पढ़िए जरा, ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम होता है, मतलब जैसे कि सिंगल पार्टी सिस्टम भी ऑथोरिटेरियन हो सकती है कम्युनिस्ट पार्टी में। डोमिनेंट नॉन ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम, जैसे कांग्रेस सिस्टम था, कांग्रेस डोमिनेट करती थी लेकिन नॉन ऑथोरिटेरियन थे, और लोगों को भी मौका था लेकिन एक ही पार्टी डोमिनेट करती थी, इंडिया में ऐसा हुआ है। कंपिटिटिव टू पार्टी सिस्टम, ये भी होता है। टू पार्टी सिस्टम तो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। टू पार्टी सिस्टम काफ़ी कंपिटिटिव होती है क्योंकि अदल बदल के शासन होते हैं, एक बार एक बार। नॉन कंपिटिटिव टू पार्टी सिस्टम कभी हो सकता है क्या? आप सोचिए, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में दो ही केवल पार्टी हो और दोनों में दोस्ती हो, इज इट पॉसिबल? नॉन कंपिटिटिव हो, दोनों में एका हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। कंपिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम तो हो सकती है। इसलिए यदि हमको एक को हटाना है तो हम डी को हटाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी ई जो है वो सही हो जाएगी। तो ये इस तरीके से डी हटेगा तो अपने आप जो है तीनों हट जाते हैं, डी डी तीनों में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बिना पूरी तरह से क्वेश्चन को जाने हुए भी आप क्वेश्चन बना सकते थे। दिमाग को रखें कूल, और आपने वाइड रेंजिंग यदि पढ़ाई की है तो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मीडियम मैंने रखा है क्योंकि आप जैसे पढ़ेंगे, देखिए बिहेवियरियल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मायो ने शुरू किया। बिहेवियरल अप्रोच क्या है? स्टडी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम होगा नहीं। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट, ये तो ठीक स्टेटमेंट नहीं है। यूज ऑफ बिहेवियरल साइंस इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये बिल्कुल सही है, इससे अच्छा कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नो। तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान ही एक तरह से। Which of the following are the trends noticed by the Fredericks in comparative public administration? ये फर्स्ट है, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए। ये मैंने यहाँ सोर्स भी दे दिया है, इस सोर्स में आप देख सकते हैं इन्होंने गलती क्या किया है कि इन्होंने ये सब शिफ्ट बताया था, पढ़ लीजिएगा। यहाँ इन्होंने पूरा गड़बड़ कर दिया। नॉर्मेटिव नहीं है ये वर्ड है नोमोथेटिक। नोमोथेटिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, और इडियोग्राफिक का मतलब होता है इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब जो
कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअलिस्टिक से यूनिवर्सल की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इन्होंने इडियोग्राफिक टू नॉर्मेटिव कह दिया, इससे पूरी ही बात बदल जाती है। और हिंदी में भी उन्होंने उसको वैसा ही कहा है। चूंकि ये बिल्कुल गलत है, इसमें से कोई ऑप्शन अब सही नहीं है, इसलिए बिल्कुल इसको चैलेंज कीजिए, इनको इनको हटाना पड़ेगा। ये सोर्स भी आप दे सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कंफ्यूजिंग है। इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट। इंडियाज फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जो कि एसिमेट्रिक, आपको पता है, सेंटर बहुत स्ट्रांग है, एक यूनियन ऑफ स्टेट कहा भी जाता है। इंडिया इज ए फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म इज बेस्ट सीन एज एन ओरिजिनल रादर देन ए डेरिवेटिव और डिमिनिस्ड फॉर्म। अब ये तो बहुत डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, ये कोई एक नजरिया है, कोई एक थिंकर ऐसा सोच सकता है। अब किसने ऐसा सोचा है, लेकिन इसको मतलब इन्होंने ट्रू कहा, ऑफिशियली गलत भी नहीं है। India has defined its own constitutional practices of federalism rather than following earlier blueprint. इसको भी उन्होंने ट्रू कहा, जबकि कनाडा से हम लोगों ने अपनाया है स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले फेडरलिज्म, तो कई जगह से इंस्पायर हुए हैं, तो कैसे हमारा बहुत ओरिजिनल है, आई डोंट नो ये क्या कहना चाहता है। लेकिन इन दोनों का ऑफिशियल आंसर ट्रू है, आप इसके साथ ही जाइए। इस टाइप का स्टेटमेंट हो तो उसको फॉल्स नहीं ही कहिए। जब एक से मैच हो जाए, मैं दूसरे लास्ट स्लाइड के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो वो सुपर इजी होती है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेट इथिकल लाइफ हेगल है, तो हेगल तो एक ही जगह है रूसो और ग्रीन के साथ। तो बी का 1, क्या बी के 1 से ये क्रैक होती है? तो इससे आप 50-50 खेल लेते हैं। एक और यदि हमको मिल जाए, मिनिमल स्टेट आपको पता है, ये सब लिबर्टेरियन थिंकर मिनिमलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, इसको नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहते हैं। तो डी का 4, तो डी का 4 से तो हमारी बात बनती नहीं है। तो एक और हमको खोजना होगा, स्टेट एज ए क्लास मार्क्स की थ्योरी में है, ए का 3, और इससे क्रैक होता है। तो थोड़ा ये मीडियम में चला जाएगा, क्योंकि आपको बहुत डीप जानना पड़ता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बस इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। इसमें बहुत ही अननोन टाइप के बुक्स हैं, लेकिन सुम्पीटर की जो ये बुक है उसको कभी मत भूलिएगा। और ये भी नहीं कि इन्होंने एक तरह से इलीट थ्योरी, इलीट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी दिया था। सुम्पीटर का कहना था कि डेमोक्रेसी एक जस्ट पॉलिटिकल मेथड है, जिसमें हम एक इलीट ग्रुप को चुनते हैं अपने शासक के रूप में। यहाँ देखिए क्रोनोलॉजिकल जो है, फिर अगेन आ गया बुक्स को। लेकिन यहाँ पे एक टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत दूर दूर हटे हुए हैं। जैसे आप देखिए, द पॉलिटिकल सिस्टम जो है डेविड ईस्टन ने लिखा था। ईस्टन जो है, और यहाँ देखिए जर्मन आइडियोलॉजी जो है मार्क्स लिखते हैं। मार्क्स तो 100 साल पहले ईस्टन के थे। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑप्शन, और स्टेट और रिवॉल्यूशन जो है लेनिन लेकर के आता है। तो डेफिनेटली जर्मन आइडियोलॉजी जो है पहले आई होगी, और बाद में स्टेट रिवॉल्यूशन लेनिन का। तो सी ए होगा। यदि ए सी हो तो आप उसको काट दीजिए। जैसे देखिए यहाँ ए सी है, ए पहले सी, तो इसको खत्म कर दीजिए। एक और देखिएगा तो यहाँ भी ए सी है, खत्म कर दीजिए। 50-50 गेम केवल आपने इस बेसिस पे खेल लिया कि ए सी नहीं हो सकता, सी ए हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि जर्मन आइडियोलॉजी जो है वो पहले होगी और पॉलिटिकल सिस्टम बाद में, मतलब कि ये होगा पहले सी बी। तो सी बी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सी बी, अब यहाँ देखिए सी बी यहीं पे है, मतलब सी बी यहाँ है, यहाँ पे बी सी है, बी सी है। तो इसको भी आप काट दीजिए, तो केवल एक बचता है। इस टाइप के टिप से भी जो है आप इसको बना सकते हैं, मैं आपको ऐसे बता। अब जो है ये 2 पैराग्राफ जो हैं इतने आसान हैं, मतलब इसमें आप मिस कर ही नहीं सकते हैं। ये जो है बहुत अच्छा एक लिबरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे ये है। मैंने इसको 2 बार पढ़ा और काफ़ी ज्ञान भी देता है। आप इसको गौर से पढ़ लीजिएगा कि जिसको हम डेवलपमेंट मानते हैं अभी के समय में, वो लिबरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, और उसमें कई कमियां हैं, उसी को ये बताता है। अब ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, लिबरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अनुसार से गवर्नमेंट जो है ना, वो सबसे बड़ी बाधा है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इसलिए मिनिमल गवर्नमेंट होना चाहिए। आसान है, सबसे इजी है, इनमें 100% इजी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, सभी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? इसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, बिलीफ इन रैशनलिटी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी कभी हो सकता है क्या? तो इसलिए ए बी सी है, वेरी वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्रिएट डिस्पैरिटी अमॉन्ग रिच एंड पुअर है, इसमें कहा गया है। कंसंट्रेशन वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में हो जाता है। इट विल क्रिएट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कहीं नहीं कहा गया और होता भी नहीं है। इट विल स्ट्रेंथन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, क्योंकि 2 ही सही, आपको 2 सही मिल गया है, ए और बी, तो बस। स्टेटमेंट देखिए, मैक्सिमम इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। मिनिमम इंटरवेंशन चाहिए, मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इज नीडेड, उल्टा।
मैक्सिमम प्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ऐसा इन्होंने कहा है, ये ट्रू है? ओह नो, नो क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने देखा कि मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मुझे कुछ नई नॉलेज आती है। डियर स्टूडेंट, each paper I analyze for you all, I love doing it with a lot of passion because I also learn. समझना कि आप केवल लर्न कर रहे हो, मैं आपके साथ लर्न करता हूं। एंड लर्निंग इज नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है लर्न करना। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने लर्न कर लिया है जो नॉलेजेबल है। इट्स ऑल प्रोसेस। टिल वी डाई वी जस्ट लर्न। सो नेवर थिंक कि हमने कुछ लर्न कर लिया है जो कि फाइनलिटी है। एंड दिस प्रोसेस इज इंजॉयबल, नॉट समथिंग व्हाट वी गेट्स। ओके, भाषणबाजी बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2 टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सीयूईटी पीजी 2026 जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए इस मेल आईडी पे भेजें, नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए क्रैश कोर्स फॉर नाउ ऑलमोस्ट 45 डेज, दिसंबर बैच को, तो बहुत अच्छी आपको एक हेल्प हो सकती है। इसके लिए टेलीग्राम पे यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल करें, नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@theratepolsciencehelp.in पे। इस तरीके से आप मुझसे रीच कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं भरसक आपके सवालों के जवाब देने के, आपको हेल्प करने की। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।